हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन का। जी हाँ, और लास्ट लेक्चर में हमने वीबीटी तक की बात कर ली थी। वीबीटी को बहुत अच्छे से करिएगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको उसके अंदर, है ना। एक बार बता दिया मैंने, दो चार कॉम्प्लेक्सेस बता दिए थे, लेकिन अब आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, है ना। खुद से ही करने पड़ेंगे, उस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्या, और आगे करते हैं हम सीएफटी। चलिए, हाँ कल कुछ होमवर्क दिया था भाई, होमवर्क देख लेते हैं। ये देखिए, आज का गोल हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रहेगा मेनली। ठीक है, और उसके बाद कल का जो होमवर्क था उसके आंसर्स ये लिखे हुए हैं। 6 नंबर वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर वाला केस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। 6 नंबर वाला केस, है ना, नहीं हुआ होगा आपसे, हालांकि ये मैं बता देता हूं कैसे हुआ है। ये है sp3d2 होगा। ठीक है, sp3d2 होगा, आउटर होगा, ओक्टा होगा, एन इसमें 3 बचेंगे, और ये पेरा होगा, और इसको बोला जाता है बेटा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाकी आप आंसर मैच कर लेना। ये केस समझा देता हूं मैं, 6 नंबर केस जो है वो समझा देता हूं कैसे बना। ठीक है, आओ। FeH2O5 NO, और ये है SO4। ठीक है भाई, यहां पर मैंने जैसा कि बताया था लास्ट टाइम, आपके पास में लिख के गया था कि NO इज कैटायनिक लिगेंड इन NO इज कैटायनिक लिगेंड। तो ये NO नहीं है, क्या है? NO प्लस है। क्या है ये? NO प्लस होगा। आयरन के साथ जब भी NO आएगा, स्पेशल केस है, आयरन के साथ जब भी NO आएगा उसको कैटायन बना दो। एक ये है और एक सोडियम नाइट्रोक्साइड है। चलो देखो बेटा, NO +1 है तो इसकी वजह से इस पर -1 आया, बाहर इस पर कितना है? +2 आएगा, इसकी वजह से सल्फेट के +2 की वजह से, इस -2 की वजह से इस पर +2 आएगा। इसका प्लस अगर यहां माइनस छोड़ेगा तो +2 और -1, +2 और -1 मिलके कितना हो जाएगा बेटा? +1। तो आयरन क्या होता है? 3d6 4s2। क्या होता है बेटा? आयरन क्या होता है? 3d6 4s2। तो आयरन +1 में कितना हो जाएगा? तो आयरन +1 में हो जाएगा 3d6, पहले कहां से जाएगा बेटा? 4d4s1 से। ये लो, अब बना दो इसी तरह से डब्बा। तो डब्बे में क्या बनेगा? यहां पर ऐसा वाला बन जाएगा क्या? ठीक है, फिर यहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, फिर यहाँ 4p, और फिर यहाँ पे 4d। ठीक है भाई, आओ आगे देखो, 6 भर दो, 1 2 3 4 5, और ये रहा 6। अभी अनपेड कितने हैं? 4 हैं। अभी अनपेड कितने हैं बेटा? 4 हैं। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा और पेयरिंग करेगा, क्योंकि s की जरूरत तो हमको पड़ती है, विदाउट s तो हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता। तो बताओ अब ये कैसा बन गया बेटा? अब ये बन गया 1 2 3 4। तो ये कैसा हो जाएगा? एक ऐसा वाला हो जाएगा क्या? ये देखो। ठीक है, अब H2O साथ में है। अरे कैटायन जो होता है वो तो वीक लिगेंड होता है बेटा। कैटायन अगर किसी लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो वीक लिगेंड है ना। तो ये वीक लिगेंड हो गया, H2O वीक है ही, तो यहां पर पेयरिंग जो है वो नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो बताओ क्या हो जाएगा? ऐसे वाला बन जाएगा क्या? अगर ऐसे वाला बन गया तो देखो कहां कहां अटैक होगा। एक यहां पर आएगा, नाम बोलो क्या, कौन आएगा यहां पर? एक अटैक, एक करेगा H2O। ठीक है, एक करेगा यहां पर H2O, यहां पर क्या करेगा? H2O, यहां पर भी क्या करेगा? H2O। कितने H2O हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? 5, सॉरी एक यहां और होगा ना, यहां पर भी तो होगा बेटा। एक यहाँ H2O, यहां पर आ गया H2O, और यहां पे आ गया NO। मतलब कहीं पे भी अटैक कर सकता है, जस्ट आपको समझाया है मैंने कि ऐसा होगा, है ना। कहीं पे भी NO वगैरह, कहीं पे भी कुछ भी अटैक हो सकता है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? अगर ये सब मिक्स होंगे तो बताओ क्या नाम बोलोगे? sp3d2। क्या ये आउटर हो गया? ठीक है, ये देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? n = 3, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है भाई, ये होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। नाइट्रेट के टेस्ट में यूज होता है,
नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है उसके में बनता है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। नाइट्रेट का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वहां बनता है क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पी ब्लॉक में मेरे ख्याल से मैंने ये चीज बताई है ना, एक सवाल वगैरह करवाया था तो मेरे को याद आ रहा है कि करवाया था। चलिए भाई ये होमवर्क है भाई, क्रॉस चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है ना। और कोई मिस्टेक वैसे नहीं हुई है, मैंने लिखे हैं बहुत सोच समझ के लिखे हैं, तो मान लो कोई मिस्टेक हो भी गई हो तो है ना, अगर ऐसा कुछ है आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, अदरवाइज एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा बेटा, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है भाई। वैसे सब सही है मेरे हिसाब से, लेकिन जल्दबाजी में कोई सिली मिस्टेक हो गई हो तो वो थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। आ जाइए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड की कुछ कमियां थी, हालांकि उन कमियों को हमने तो दरकिनार कर दिया क्योंकि हमने तो सारा वहीं से हिसाब किताब निकाल दिया, ठीक है। हमने तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीख लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, लेकिन वैलेंस वीबीटी ने असल में अनपेड इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं बताए थे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसने क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया मैग्नेटिक का डाटा नहीं दिया इसने ये बोला कि डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। इसने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कितने हैं, तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के नहीं बताया इसने पैरामैग्नेटिज्म में। तो ये एक तो मेन था। तो कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली, हमने निकाल दिया, वो हमारा टैलेंट है क्योंकि हमने वीबीटी से सारा काम कर लिया, जो काम वीबीटी से हो सकता है वो हम कर सकते हैं, हमने कर लिया। लेकिन कुछ कमियां थी, कमियां क्यों लेकर आया हूं कि कल को स्टेटमेंट बन के सवाल आ जाए कि वीबीटी क्या इसमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन कलर की बात खैर वीबीटी ने नहीं करी, ना ही मैंने अभी तक कलर की कोई बात करी है। तो कॉम्प्लेक्स में कलर वगैरह कैसे आता है, कॉम्प्लेक्स में कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब कलर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड कलर क्या होता है, ये सब हम सीएफटी के बाद ही पढ़ेंगे क्योंकि सीएफटी ही कलर बताती है ना। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। भाई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बताया इसने, बताया इनर आउटर। क्या बताया इसने, इनर और आउटर बताया था, लेकिन स्पिन कितनी होगी क्या होगी ये हम जरूर सोच लेते हैं, हमने जरूर सोच लिया, बट इसने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया था कि हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, है ना। मैंने आपको जरूर वीबीटी के अंदर मैंने आपको जरूर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो समझा दिए हैं कि हाई स्पिन क्या होता है, या वीबीटी जब स्टार्ट हुई तो मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में मैंने आपको समझा दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड में मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाई स्पिन लो स्पिन, मैंने वहां समझा दिया, बट असल में वो वीबीटी ने बताया नहीं था, ठीक है ना, वो मैंने बताया आपको ताकि वीबीटी से आपके खूब सारे काम हो जाए। ऐसा होता है ना कि भाई कुछ सेलेक्टेड चीजों के लिए ही हम सीएफटी देखें, और सीएफटी से अगर सवाल पूछा हुआ हो तो ही हम सीएफटी देखें, समझ रहे हो। चलो, planar structure, it does not make exact predictions regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complexes। असल में इसने ये एग्जैक्ट नहीं बताया कि जो 4 होगा वो क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, ये उसने नहीं बताया, हमने कर लिया, इसने नहीं बताया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, स्ट्रेंथ रूल लगा दिए, फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन वाला केस मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन वालों, ट्रांसफर वाला रूल जो है ये सब मैंने बताया था, ये सब एडवांस लेवल पर जाकर मैंने आपको चीजें बता दी थी, ठीक है। हालांकि ठीक है, आपको पॉइंट के लिए याद रखना है, पॉइंट के लिए ध्यान रखना है, रखना बेटा। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। हमने जनरली बोल दिया कि जो कार्बन नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ऑक्सीजन और हैलोजन वाले होंगे वो क्या होंगे बेटा, वीक होंगे। लेकिन असल में वीक फील्ड और वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बीच में वो जनरलाइज्ड कंपैरिजन है, वो क्या है, जनरलाइज्ड कंपैरिजन है, हमने कर दिया और हमारे सारे सवाल उससे हो भी गए। लेकिन क्या होता है, असल में कुछ ऐसे लिगेंड भी होते हैं जिनके अंदर डोनर नाइट्रोजन होते हुए भी कई बार वीक हो जाते हैं, जिनके अंदर डोनर ऑक्सीजन होते हुए भी कई बार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये कहां से डिसाइड होती है, ये होती है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कुछ गिने चुने एग्जांपल्स स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से निकाल के, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी है बेटा, लेकिन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं लिख कर लाया हूं, एनसीईआरटी में जो गिवन है उसी ऑर्डर में आपको याद करना है। और एक बार सवाल आ चुका है, डायरेक्ट ही पूछ लिया था कि लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर डायरेक्ट ही पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कुछ कहानी यहां लिखी हुई है, ठीक है, कुछ कहानी जो है वो यहां लिखी हुई है। लास्ट लेक्चर में मैं आपका कोई एक कमेंट पढ़ रहा था, मनोज नाम के लड़के ने एक कमेंट लिखा था
कहता है आप सारी स्लाइडें तो लिख कर लाते हो। यार उस लेक्चर में तो मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया था, है ना, उस लेक्चर में तो मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया था। तू मेरे को कह रहा है कि सारी स्लाइडें लिख के लाते हो, और तुमको तुम्हारे में वो क्या है ना कि थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है तुम पढ़ पढ़ के थोड़ा सटिया गए, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, बाकी और कुछ है नहीं, बता रहा हूं मैं। जब मैंने यही बोल दिया कि मैं कंटेंट डाइल्यूट नहीं कर रहा, कंटेंट डाइल्यूट नहीं कर रहा, तो समझ ले कि इसका मतलब लिख के ला रहा हूं तो मैं जो लिखता हूं उसको समझा तो रहा हूं ना भाई। ऐसे थोड़ी कि देखो ये लिखा हुआ है चलो पढ़ लेना, ये थोड़ी कर रहा हूं मैं, लिखे हुए को समझा रहा हूं। समय कहां बचा रहा हूं? अपना लिखते टाइम, टाइम लगता है लिखने में। तुमको क्या आदत पड़ चुकी है कि जब मैं लिख रहा हूं तभी तुम साथ में लिखो, है ना, तुमको आदत पड़ चुकी है जब मैं लिख रहा हूं तभी साथ में लिखो, क्योंकि तुमको आदत है फिजिकल में सवाल नोट कर रहे हो तो तुम साथ में फिजिकल में सवाल भी लिख रहे हो, फिर उस सवाल को सोच रहे हो। हर सब्जेक्ट का अपना अलग होता है ना भाई, है ना। जब तुम सारे सब्जेक्ट को एक मान के पढ़ लोगे फिर तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। सारे सब्जेक्ट को तुम एक जैसा मान के पढ़ोगे तो कहां से सिलेक्शन होगा? हर सब्जेक्ट का अपना तरीका होता है पढ़ने का, वही तो अप्रोच कहलाती है। सब्जेक्ट डीलिंग, सब्जेक्ट के साथ अप्रोच, सब्जेक्ट को किस अप्रोच से पढ़ना है ये तो सीखो, है ना। क्या हो गया मैंने अगर ये थियोरिटिकल पॉइंट लिख लिए तो क्या हो गया बता भाई, क्या फर्क पड़ गया? पीडीएफ सेव कर ले, पढ़ ले, नहीं लिखना है तो टाइम नहीं है तो जो मैं लिख रहा हूं उस वक्त लिख ले, बस ये कर सकता है मनोज, ठीक है ना। इसीलिए बेटा मेरे तो क्या है ना कि एक भी कमेंट ही गलत आ गया ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे में कमी है, और मुझ में कमी मैं हमेशा सुधारने के लिए तैयार रहता हूं। तो ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, मतलब ठीक है अब तो सिलेबस भी हो गया, कोर्स भी होने को आया, एक लेक्चर और बचा होगा इसके बाद, है ना, एक आधा लेक्चर मैक्सिमम, एक दो लेक्चर मान लो, चलो आपके लिए हम PYQs भी करवा लेंगे। लेकिन बात यह है कि समझ तो ले कि मैंने क्रैश कोर्स में कितना पढ़ाया है ना। ये कब समझोगे तुम कि मैंने क्रैश कोर्स में कितना पढ़ा दिया? मेन कोर्स का कंटेंट दे दिया, ठीक है, PYQs के लेक्चर अलग से डलवा दिए, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए, है ना। गजब करते हो यार तुम, गजब ही करते हो मतलब। छोड़ो खैर। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है बेटा? आयनिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या हो गया? आयनिक। इसने बोला CFT अलग ही अप्रोच पे चलती है। CFT कहता है कि मेटल कैटायन है और जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो एनायन है। कैटायन और एनायन प्लस और माइनस के बीच में कैसा अट्रैक्शन लगेगा? FkQ1 Q2 अपॉन R² लगेगा। तो इसने कहा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेटल का लिगेंड को बुलाना, मेटल का लिगेंड को बुलाना, या यूं कहें मेटल और लिगेंड का पास आना, इसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बोला सबसे पहले। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। दैट मींस उसने मेटल को मान लिया एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, क्या मान लिया उसको? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और लिगेंड को मान लिया उसने क्या बेटा? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और प्लस और माइनस के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये अलग सिस्टम से समझा रहा। इसने कहा रुको, प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। ये VBT की तरह हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता रहा, ये VBT की तरह क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बता रहा, इसमें ऑर्बिटल वगैरह ये नहीं बता रहा। ये अलग सिस्टम से चल रहा है भाई, अलग ही सिस्टम से चल रहा है। बेस्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, बेस्ड था, ध्यान रखिएगा। जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है तो एक कैटायन और एक एनायन की जरूरत पड़ेगी। उसने यहां पर नेगेटिव चार्ज लिया लिगेंड को, और लिगेंड एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स यहां पे लिख देता हूं, अलग केस है ना। न्यूट्रल लिगेंड्स एज डाइपोल। न्यूट्रल लिगेंड को इसने क्या किया? डाइपोल माना। डाइपोल में भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। डाइपोल का मतलब भी है किसी एक हिस्से पे क्या होगा? चार्ज ज्यादा होगा, और जिस हिस्से पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको इसने क्या मान लिया? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। मतलब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर एनायन ही थोड़ी होते हैं भाई, एनायन जब है तो पॉइंट नेगेटिव मान लिया लिगेंड को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर हम पॉइंट नेगेटिव कैसे माने? तो बेटा अगर न्यूट्रल लिगेंड हो गए तो वो पोलर तो होगा, और अगर पोलर होगा तो उसके एक हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। उस हिस्से की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो कंसिडरेबल जो है वो नेगेटिव माना जाएगा, डाइपोल माना जाएगा। तो याद रखना न्यूट्रल लिगेंड को उसने क्या मान दिया? डाइपोल मान लिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हेन लिगेंड अप्रोचेस मेटल आयन एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। मेटल के पास क्या रखे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स।
मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन रखे होंगे अपने। लिगेंड भी क्या लेकर आ रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और जब रिपल्सन होगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी। तो ये देखो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस, लेकिन इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल, मतलब बढ़ती है लेकिन पांचों डी की एक जैसी नहीं बढ़ती। पांचों डी की एक जैसी नहीं बढ़ती, अलग अलग तरीके से बढ़ती है। और जब ऐसा होता है तो 5 के टुकड़े हो जाते हैं, और 5 के टुकड़े होने को बोलते हैं बेटा विच कॉजेज स्प्लिटिंग इन द डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिट हो गए डी ऑर्बिटल, क्योंकि कुछ की ज्यादा बढ़ गई, कुछ की कम बढ़ी। एनर्जी बढ़ी सबकी, लेकिन कुछ की ज्यादा बढ़ी और कुछ की कम बढ़ी। उसको बोलते हैं हम क्या? स्प्लिटिंग। क्योंकि जब 5 के पांचों की एक जैसी बढ़ती तो सारे ऊपर आ जाते, ठीक है। और अगर फिर आगे जाके पता चलता जैसे 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 लिगेंड पास आता है तो फिर समझ में आता है कि नहीं भैया अटैक कहीं और होने वाला है, तो फिर जहां जहां जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है और बाकियों की कम बढ़ती है, ठीक है भाई। तो यहां से समझ आया कि भाई स्प्लिटिंग क्यों हुई, क्योंकि पहली चीज बढ़ती है, गलत स्टेटमेंट नहीं है, सही है, लेकिन बढ़ने का तरीका इवन नहीं है, किसी की कम किसी की ज्यादा बढ़ती। और जब किसी की कम किसी की ज्यादा बढ़ेगी तो वो 5 डब्बे डीजनरेसी जो है वो लॉस्ट कर देंगे। डीजनरेसी लॉस्ट कब हो जाएगी? जब कोई भी लिगेंड आएगा तो ये स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करेंगे तो 3 और 2 के टुकड़े टूट जाएंगे। 5 वाले जो है 5 डब्बे होते हैं डी में, और वो टूट जाते हैं बेटा 3 और 2 में। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग, कितना स्प्लिट करेगा, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अटैक, कि वो अटैक कैसा हो रहा है। 4 अटैक कर रहे हैं, 6 अटैक कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल बन रहा है ना, और ऑक्टाहेड्रल बना। स्क्वायर प्लेनर अपने सिलेबस में नहीं है तो स्क्वायर प्लेनर जो है वो हम लोग नहीं करेंगे। तो टेट्राहेड्रल भी, इवन दैट अपने टेट्राहेड्रल भी सिर्फ डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि ऐसा बनता है, उल्टा होता है बिल्कुल। बाकी मेनली हमारा फोकस किस पे रहेगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल पे रहने वाला है। चलो, तो उससे पहले लेकिन आपको, अगर आप भूल गए हो बचपन से, तो याद दिला देता हूं कि डी कितने तरह के होते हैं। तो मैं यहीं पे बना लेता हूं डी कितने तरह के होते हैं। तो एक तो होता है बेटा ये वाला, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? डी जेड स्क्वायर। फिर एक होता है ये वाला, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर ये होता है, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने x, यहाँ पे लिख दिया y, और इसको ऐसे बना दिया, तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने y और यहाँ लिख दिया z, तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? डी वाई जेड। और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? x, और फिर यहाँ लिख दिया z, और ये हो जाएगा क्या? डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। ये लो, ये कौन से होते हैं? बिटवीन एक्सिस वाले। और ये कौन से होते हैं बेटा? अलोंग द एक्सिस वाले। ये कौन से एक्सिस वाले होते हैं? अलोंग द एक्सिस वाले। जेड एक्सिस पर है तो ये इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं। क्या पता है ये चारों तरह की, पांचों तरह की रंगोली आपको पता है पहले से, बचपन से देखते आ रहे हो भैया इसको, ठीक है। चले आगे, अब होगा क्या? तो स्प्लिटिंग समझते हैं ऑक्टाहेड्रल में। अगर यहां चीज समझ जाओगे तो सवाल तो खटाखट हो जाएंगे। सवालों की चिंता मत करो, सवाल हो जाएंगे खटाखट। बात यह है कि थ्योरी का फील आना चाहिए, और फील आएगा तो फिर सवाल होने में मजा भी आएगा। सवाल ववाल तो कर लोगे, कोई खास बात नहीं है। चलो आओ देखो, सबसे पहले मैंने ले लिया यहां पर क्या? मेटल आयन यहां पर ले लिया बेटा, मेटल आयन फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट में मेटल आयन ऐसा होगा, फ्री स्टेट में मेटल आयन कैसा होगा? डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट है मतलब लिगेंड अभी तक इसके पास आया ही नहीं है, लिगेंड अभी तक इसके पास नहीं आया है। तो इसका मतलब हुआ कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है? इनफाइनाइट है। मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? इनफाइनाइट, ठीक है। अभी आया नहीं है, नहीं आया तो इनकी एनर्जी वगैरह जैसा है वैसे डीजनरेटेड है। ये कैसे हैं? डीजनरेटेड है। अब मान लो मेटल जो है वो ऐसा होता है, मेटल कैसा होता है इसको ऐसे समझ लो, यहां पर मैंने मेटल लिख दिया, ठीक है, और ये एक एक्सिस बना लिया, ये एक एक्सिस बना लिया इस तरह से, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसा बना लिया, एक ऑर्बिटल, और ये एक ऑर्बिटल बना लिया इस तरह से,
और एक ऑर्बिटल ये बना लिए। ये एक्सिस वाले हैं बेटा, ये कैसे वाले हैं, एक्सिस वाले हैं। और जो एक्सिस वाले हैं ऑर्बिटल वो तो आपको दिख रहे हैं, और जो बिना एक्सिस वाले हैं वो मान लो मैंने यहाँ बीच में गोले गोले बना लिए। ठीक है, ये क्या बना लिए मैंने, गोले गोले बना लिए बीच में, ये बीच में है। समझ रहे हो ना बात को, भाई ये एक्सिस वाले तो एक्सिस पर ही होंगे, तो अपन ने कोई एक्सिस लिया उस पर अपन ने बना लिया। और जो बीच वाले हैं वो क्या होंगे, बीच वाले ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे, बीच वाले एक्सिस के बीच में होंगे। जब मेटल ने अटैक किया, जब लिगेंड ने अटैक किया, तो लिगेंड जब थोड़ा पास आया, लिगेंड जब थोड़ा पास आया तो इनको ये नहीं समझ आया मेटल को कि कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं ये समझ नहीं आया, उसको लगा सारे एक साथ आ रहे हैं, उसको क्या लगा, सारे एक साथ आ रहे हैं। तो सबको मजा आया, सबको मजा आया, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई। तो फिर सबकी क्या हो गई, एनर्जी यहां पे बढ़ गई, एक बार के लिए मान लो सबकी एनर्जी बढ़ गई। हालांकि ये हाइपोथेटिकल होता है। तो इस वक्त पे क्या हो रहा है बेटा, इस वक्त पे क्या हो रहा है, देखो इस वक्त पे क्या करेगा, मेटल यहां आया, तो मेटल सोच रहा है एक लिगेंड यहां से, 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 और एक लिगेंड यहां से आया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, कितने लिगेंड होंगे, 6 लिगेंड होंगे। अब ये क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल अटैक। क्या होता है ये, यहां पे देखो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल अटैक। इस मेटल को ऐसा लगता है, इस मेटल को ऐसा लगता है कि इस वक्त जो लिगेंड आ रहे हैं, इस वक्त जो लिगेंड आ रहे हैं, यहां तक इसको ऐसा लगा, देखकर थोड़ा पास आए तो इसको लगा अरे सभी आ रहे हैं, है ना, सब अपने ऊपर ही आके गिरेंगे। क्या बोला, सारे के सारे अपने ऊपर आके गिरेंगे। ये भी खुश, पांचों के पांचों लोग खुश हो गए, पांचों डब्बे खुश हो गए, करा आ रहा है अपने ऊपर ही गिरेंगे। तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, तो सबकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये हो गया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल जो है क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल अटैक, है ना, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल अटैक। लेकिन सिमेट्रिकल अटैक जो है वो हाइपोथेटिकल होता है, सिमेट्रिकल अटैक जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। तो यहां पे मैं इसके लिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखोगे इसमें, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन सिमेट्रिकल ligand, symmetrical ligand filled, symmetrical ligand filled which is hypothetical, एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। अपन ने माना कि ये ऐसा होता है, हाइपोथेटिकल है ये। ठीक है, फिर जब और ज्यादा अटैक हुआ, जब और ज्यादा अटैक हुआ, अटैक जब हुआ तो बताओ ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस पर अटैक होगा, ऑक्टाहेड्रल में एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग अटैक होगा। और जब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अटैक होगा तो जरा सोचो कि यहां पर एक्सिस वालों की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, एक्सिस वालों की एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा बढ़ेगी। अब मान लो इसमें से दो डब्बे कौन से हैं बेटा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है कि एक्सिस वालों की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा बढ़ती है, तो वो क्या होगा, समझना बात को, वो हो जाते हैं स्प्लिट। फिर से यहां स्प्लिटिंग हो गई, और यहां स्प्लिटिंग होकर दो डब्बे चले गए यहां पर, और ये 3 डब्बे चले गए कहां पर, यहां पर। 3 डब्बे कहां चले गए, यहां पे। इसको बोलते हैं बेटा T2G, इसको क्या बोलते हैं, ये नाम है ये T2G। और T2G में कौन से होते हैं, DXY, DYZ और DXZ, ये होते हैं। ठीक है, यहाँ कौन से होते हैं, जो एक्सिस वाले होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो ये हो जाएगा DZ स्क्वायर और ये हो जाएगा DX स्क्वायर Y स्क्वायर। ठीक है, इनको बोला जाता है बेटा EG और इसको बोला जाता है क्या, T2G। कैसे याद रखोगे, EG और T2G। नहीं याद रहता कोई बात नहीं, जिसमें 3 दिख रहे हैं 1 2 3 वो 3 होंगे, और जिसमें 2 दिख रहे हैं वो 2 होंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, वैसे याद रह जाए, जैसे याद रह जाए रह जाओ। ये हो गई स्प्लिटिंग, क्या हो गई ये स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में इसको हमने क्या मान लिया बेटा, बेरी सेंटर। क्या मान लिया इसको हमने, बेरी सेंटर। और बेरी सेंटर पे एनर्जी को हमने कितना मान लिया, 0। हमने एक हाइपोथेटिकल सेंटर मान लिया बेरी सेंटर, उसमें हमने मान लिया क्या, 0। इधर से नीचे जो होगा, इधर से नीचे जो एनर्जी होती है वो कहलाती है, पहली चीज तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, डेल्टा ओ। ये सारी की सारी क्या कहलाती है, डेल्टा ओ। ऊपर जाएगा तो प्लस होगा और ऊपर आएगा तो प्लस 0.6 का जाएगा, और नीचे हो जाएगा तो माइनस 0.4 होने वाली है। ये एनर्जी रहेगी माइनस 0.4। ठीक है भाई,
ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा था इसको अपन टोटल क्या लिखते हैं, इसको टोटल बोलते हैं अपन, यहां से यहां तक कहलाता है डेल्टा ओ, है ना, और डेल्टा ओ कहलाती है स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहलाता है ये, स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, बिकॉज अभी हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए होगा। और यहाँ पे इनके आगे भी क्या लगा दोगे आप, डेल्टा ओ लगा दो, ये डेल्टा ओ, और यहाँ पे क्या लगा दो, डेल्टा ओ। ये जो बेरी सेंटर से नीचे वाला होता है बेटा, ये नीचे वाला माइनस होगा, जीरो से नीचे माइनस आएगा, और यहाँ पर जीरो से नीचे जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी, जीरो से ऊपर जो है वो प्लस में आएगी। क्या यूज है इसका, क्या नहीं है, क्या डाउट आपके आ रहे हैं, अब डाउट आपके क्या क्या हो सकते हैं वो सुनो, ठीक है। मतलब मैं अगर नहीं भी बताऊंगा तो कोई नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, आप जैसा आपको भाई डायग्राम रट लिया चल दिए, फील नहीं आएगी, फील लो। फील क्या है वो सुनो। पहला डाउट तो यहां आना चाहिए कि सर इन सबकी एनर्जी बढ़ी क्या, तो मैं बोलूंगा कि वो हाइपोथेटिकल है। वो क्या है, हाइपोथेटिकल है, क्योंकि सिमेट्रिकल लिगेंड जो है वो तभी हो सकते हैं जब नंबर ऑफ लिगेंड इनफाइनाइट हो। क्या बोला मैंने, सिमेट्रिकल लिगेंड जब तभी हो सकता है, सिमेट्रिकल अटैक तभी हो सकता है जब लिगेंड्स बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट नंबर में लिगेंड अगर अटैक कर दे, है ना। लेकिन क्या मुझे बताओ, हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं क्या जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड अटैक करता है, नहीं करता है। 4 करते हैं, 6 करते हैं, 5 करते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई, ऐसे ही करते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर कभी अटैक करेगा नहीं। तो हाइपोथेटिकल एक कंसेप्ट माना हमने कि इनकी एनर्जी एक बार के लिए सबकी बढ़ी हुई होगी, ऐसा माना हमने कि इनकी एनर्जी जो है वो एक बार के लिए सबकी बढ़ गई होगी। तो बेटा ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। लेकिन बात यह है कि सर, क्योंकि डाउट कहां आता है वो सुनो, डाउट यहां आता है कि सर आपने बोला इसकी तो बढ़ गई, इसकी तो बढ़ गई, लेकिन सर इसकी तो घट गई, ऐसा डाउट है, करेक्ट डाउट है, क्योंकि सर इससे तो फिर ये कम हो गया, और आप तो अभी कह रहे थे कि बढ़ती तो दोनों की है, तो सर ये तो कम हो गया। तो मैंने ये बोला ये तो हाइपोथेटिकल है। अगर रेफरेंस चेक करना है इनका तो फ्री स्टेट से चेक करो, फ्री स्टेट से चेक करो, देखो यहां एनर्जी लेवल कहां चल रहा है, इस जगह चल रहा है, और एनर्जी लेवल अगर यहां चल रहा है तो बेटा इसकी एनर्जी भी ज्यादा हो गई, हाँ उसकी ज्यादा है, उसकी और ज्यादा हो गई। तो चेक करना है, रेफरेंस के तौर पर चेक करना है, तो इस हाइपोथेटिकल से चेक मत करो। ये तो हमने एक इमेजिनरी कंडीशन बनाई जिसके बिहाफ पर हम स्प्लिटिंग समझ रहे हैं कि भैया सिमेट्रिकल अटैक होता तो क्या होता, भाई सिमेट्रिकल अटैक होता तो सबकी एक साथ एक ज्यादा बढ़ती। लेकिन जैसे ही लिगेंड नजदीक आते जाते हैं, लिगेंड अटैक करते हैं, तो हमको पता चलता है कि भैया यहां ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या है, ये तो ऑक्टाहेड्रल, ये इसमें तो ऐसा लग रहा है ना, कि इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, इसमें कैसा लग रहा है, एक सिमेट्रिकल है, पूरा एक साथ है। जब एक साथ आपको समझ आ रहा है तो आपको लगेगा सबकी एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ी भी, वो हाइपोथेटिकल है, ठीक है। और अब क्या होगा, यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ये वाला, ये लिखोगे आप, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड, ठीक है, जहां पर कितने अटैक करेंगे, 6, है ना, जहां पर 6 अटैक करेंगे। एक्सिस वालों पर अटैक ज्यादा होगा तो एक्सिस वाले दोनों ऊपर ज्यादा चले गए, और ये 3 जो है वो उसकी तुलना में नीचे रह गए। लेकिन डाउट ये आता है कि क्या ये अभी भी कम है, क्या ये अभी भी कम है, क्या सर ये एनर्जी कम हो गई, फिर किस बात का रिपल्जन, किस बात का लेंगे, आप तो इसकी तो कम कर चुके हो। बेटा वो हाइपोथेटिकल है, जब इनकी एनर्जी को कंपेयर करना है तो वहां जाकर कंपेयर करो जहां से ये चले थे, तो जीरो स्टेट से कंपेयर करोगे ना रेफरेंस के लिए। तो मुझे पता है डायग्राम जो है वो रटे हुए हैं, डायग्राम क्या है, रटे हुए हैं कि ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं समझाता। तो मैंने समझाया आज आपको कि ये यहां पर जो है वो एनर्जी इसकी, देखो T2G भी इससे ज्यादा ही है और इजी तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये नहीं है रेफरेंस के तौर पे, ये तो हाइपोथेटिकल चीजें हैं, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हमने एक चीज मान ली। अब आओ एक चीज और डाउट आता है, एक डाउट और आता है, वो डाउट भी खतरनाक है, वो डाउट भी खतरनाक है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जब एनर्जी बढ़ गई तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो गया, है ना, किसी कोई सोच ही नहीं रहा होगा ये चीज तो, कि भैया पहले मतलब कुल मिला के फ्री स्टेट में एनर्जी कम थी, और जब लिगेंड आ रहा है तो एनर्जी बढ़ गई, तो सर एनर्जी बढ़ने का मतलब तो अनस्टेबिलिटी होती है। अरे ये क्या कर रहे हो आप, उल्टा क्या समझा रहे हो हमको, अब तक हमारे साथ धोखा कर रहे थे,
ऐसा नहीं है। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ लिगेंड के पहुंचने तक का है। ये जो डायग्राम है ये सिर्फ लिगेंड के अप्रोच करने तक का है। अरे लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड भी बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज भी होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये दो डब्बे यहां नहीं होंगे, ये दो डब्बे इससे भी नीचे होंगे, इधर होंगे। लेकिन हमको उस डायग्राम से मतलब नहीं है, कारण हम स्प्लिटिंग समझा रहे हैं, है ना। बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। तो जब 6 बॉन्ड बनेंगे, इन डब्बों से 6 बॉन्ड बनेंगे, इन डब्बों से 6 बॉन्ड बनेंगे, तो बोलो एनर्जी कहां आएगी? एनर्जी नीचे आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बनेंगे तो फिर से एनर्जी नीचे आएगी, और वो इतनी नीचे आएगी कि फ्री स्टेट से भी नीचे चली जाएगी। तो याद रखना, ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कहां तक है? ये डायग्राम सिर्फ लिगेंड के मेटल तक आने तक का डायग्राम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं, आओ। अब सर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरें? सीख लिया भाई, सीख लिया सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरें सब कुछ सीख लिया, थ्योरी हमने समझ ली, हमको फील आ गई। लेकिन बात है सर, सवाल भी तो होना चाहिए। क्या है सर? सवाल भी तो होना चाहिए। सवाल कैसे करेंगे भाई? सवाल करेंगे। मैं तो देसी जुगाड़ जानता हूं बेटा। जिस दिन आप ये जो डेल्टा ओ, ये क्या कहलाता है बेटा? डेल्टा ओ क्या कहलाता है? CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आगे जाके कंफ्यूज करेगा, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी CFSE होता है, और आगे आएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसका शॉर्ट फॉर्म भी CFSE होता है। तो ये दो कंफ्यूजन बहुत बड़े होते हैं, किसी को पता तक नहीं चलता। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सी CFSE की बात कर रहा है। बेटा ये CFSE है, स्प्लिटिंग कितनी होगी उसकी। स्प्लिटिंग जितना ज्यादा लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग आएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग आएगा, सुन लो इधर आओ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, ये देखो मुझे बताओ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा इनकी स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा, वीक लिगेंड में स्प्लिटिंग कम। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है? बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो बताओ, जब वो तेजी से आएगा तो इसको क्या करेगा? जल्दी जल्दी स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होगी बेटा? स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब क्या होगा? जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दोनों अटैक कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल्टा ओ जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है, और वीक लिगेंड में जो डेल्टा ओ है वो कम आएगा। स्प्लिटिंग दोनों केस में होगी। तो एक सवाल है कि अगर मेटल जो है अपनी ऑर्बिटल की डीजनरेसी कब लॉस्ट करता है? डीजनरेसी लॉस्ट कब करता है? ये डीजनरेसी है बेटा। डीजनरेसी का मतलब सारे क्या होने चाहिए? एक साथ। तो यहां क्या लिखोगे? डीजनरेटेड, और यहां पे डीजनरेसी लॉस्ट। डीजनरेसी क्या हो गई बेटा? यहां पर लॉस्ट हो गई। दोनों में चाहे वीक आए चाहे स्ट्रॉन्ग आए, स्प्लिटिंग होगी, और जब स्प्लिटिंग होगी तो डीजनरेटेड नहीं रहेंगे। डीजनरेसी जो है वो दोनों पे लॉस्ट हो जाएगी। चलिए अब आते हैं कि सर हम ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे देखें। तो जैसा कि मैंने बताया, डेल्टा ओ, पी जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी होती है। पी जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर। ये रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, कैलकुलेशन में आती है। कारण है क्योंकि पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग कब नहीं होगी, यही सब तो सोच के बेटा हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, या हाई स्पिन है या लो स्पिन है। ये सारी चीजें हम तभी तो बता पाएंगे। चलिए अब भरना सीखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा। देखिए दो केस बनाता हूं मैं आपके सामने, दो केस बनाता हूं, समझते जाना।
पहला केस बना रहा हूं मैं यहां पर क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, और दूसरा केस बना रहा हूं मैं यहां पर क्या, वीक लिगेंड का। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी इसी तरह से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी और यहां पे होगी, और वीक लिगेंड में भी क्या होगी बेटा, स्प्लिटिंग होगी। ये लो, अब क्या होने वाला है वो देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, D1 की, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं D1 की, तो D1 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड इन वीक लिगेंड क्या क्या फॉर्मुलेशन का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक हमारे पास दो कैटेगरी है, हमको डी का एक इलेक्ट्रॉन भरना है, हम यहां से भरेंगे, दूसरा इसमें वीक में भी हम यहां से भरेंगे। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, T2G, और इसका नाम क्या होता है, EG। इसका भी नाम क्या होता है, T2G, और इसको भी मैंने वापस बना रखा है क्या, EG। ये 1 हो गया। मतलब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन T2G में ही जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, T2G1 और EG0। इसमें भी आ जाएगा बेटा T2G1 और EG0, यही आ गया। इसी तरह से अगर T2G2 दूसरा भरना हो तो क्या करेंगे, इसमें यहां जाएगा, इसमें भी तो यही जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है दूसरा वाला अगर D2 हमसे पूछे D2 कॉन्फ़िगरेशन, मेटल अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन में है तो कैसे भरोगे, तो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, मैं अब कॉमन लिख रहा हूं, दोनों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा क्या, T2G2 एंड EG0। ठीक है भाई, दोनों केस में T2G2 और EG0 हो जाएगा। फिर आता है D3, जरा सोचो D3 क्या होगा, यहां पे जाएगा, इसमें भी यहां पे जाएगा, क्या दोनों के लिए सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका D3, क्या हो जाएगा ये D3, और D3 में भी स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सेम जाएगा क्या, T2G3 और EG0। याद करो मैंने VBT में एक फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन वाला केस बताया था, कुछ याद आ रहा है, VBT में मैंने जो फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन वाला केस बताया था वही तो इसके अंदर ऐसे वाला बता रहा है। वो यही कह रहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और D1 D2 D3 है तो चाहे स्ट्रॉन्ग आए चाहे वीक आए, एक जैसा ही हाइब्रिडाइजेशन हुआ था वहां पर। यहां पर भी यही बोल रहा है कि एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा। ठीक है भाई, ये D1 D2 D3 हो गया। क्या हम D4 भर सकते हैं, क्या हम D4 भर सकते हैं? D4 देखो, अब कहानी पलटेगी बेटा, अब कहानी पलटेगी। एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आपने बोला कि ये जो एनर्जी है ये ज्यादा होती है, दैट मींस ये जो गैप है बेटा ये ज्यादा होता है इसकी तुलना में, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में एनर्जी लेवल उसका ज्यादा है, तो एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी, तो मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा यहां आ गया, कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। यहां पे क्या है बेटा, डेल्टा जो O है, ऑक्टाहेड्रल जो है डेल O है, वो एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। ये देखो, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर पेयरिंग से कम रह जाए, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर पेयरिंग से कम रह जाए, कभी भी बेटा अगर ये याद नहीं होता है ना कि सर इसका मतलब क्या और उसका मतलब क्या, तो मैं तो सीधा सीधा जुगाड़ जानता हूं बेटा। और जुगाड़ क्या है कि अगर ये ज्यादा, सुनो, ये ज्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा इसका मतलब नीचे ही पेयरिंग हो जाएगी। अगर गैप ज्यादा तो ऊपर नहीं जाएगा, अगर गैप कम तो ऊपर आसानी से फेंक सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कंफ्यूज मत होना बेटा, आज के बाद कभी कंफ्यूज मत होना कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जब गैप ज्यादा होगा तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेंगे। याद रहेगा ऐसा। चलो, तो अब देखो कहानी पलट गई, लेकिन यहां तो गैप कम है, यहां गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब कहानी पलट गई, स्ट्रॉन्ग और वीक में अब केस अलग अलग आया बेटा। अभी आपने स्ट्रॉन्ग भरा था और स्ट्रॉन्ग में क्या आ जाएगा, T2G, चारों के चारों नीचे ही है, T2G4 EG क्या हो जाएगा बेटा, 0। T2G4 EG क्या हो जाएगा, 0। अब देखो जरा यहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन इस वाले वीक में D4 को हमने वीक फील्ड में अगर भरा तो फिर आ जाएगा क्या, T2G3 EG1, यही आ जाएगा भाई, T2G3 EG1 आ जाएगा, T2G3 EG1 आ जाएगा। अब आ जाओ D5,
अब किस पे आना है? D5 पे। D5 देखो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस देख लेते हैं। D5 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहीं पर आएगा, नीचे इसी जगह आएगा, तो यहीं पर भर दो फिर से, है ना, ये यहीं पे भर दिया एक और इलेक्ट्रॉन, ये D5 हो गया। लेकिन इसका D5 कहां जाएगा? वो तो ऊपर जाएगा क्योंकि वहां चालू हो चुका है। तो मतलब अब क्या करोगे, इसके स्ट्रॉन्ग वाले के लिए क्या लिखोगे, सारे के सारे नीचे भर दोगे, T2G5 Eg0, T2G5 Eg0, और वीक लिगेंड के लिए क्या कर दोगे बेटा, T2G3 Eg2, क्या बोलोगे, T2G3 Eg2, ये लो Eg2, ये लो, ठीक है भाई, समझ में आया। अब मैं अगर D6 भरूं, D6 भरूं, तो D6 भरूं तो फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होने वाला है और वीक लिगेंड में क्या होने वाला है। चलिए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहां पर अभी एक बार और क्या हो सकती है, एक बार हो सकती है और क्या, पेयरिंग, एक बार और क्या हो सकती है बेटा, पेयरिंग, ये लो एक यहां आ गया। लेकिन इस वाले केस में भी अब देखो आप, वो भर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वापस इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ठीक है, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। मतलब इसके अंदर जो पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पैटर्न है, वो पैटर्न क्या होता है बेटा, मैं बताता हूं, ये जुगाड़ है। पैटर्न क्या है, जुगाड़, कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पैटर्न कहां है, तो पहले T2G भरेगा, उसके बाद Eg भरेगा, फिर वापस T2G आएगा, और उसके बाद वापस से Eg में जाएगा। ये पैटर्न चलेगा बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, T2G Eg, T2G Eg ऐसे चलेगा, T2G Eg, T2G Eg। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, T2G भरने के बाद फिर से T2G में ही आया, क्योंकि पेयरिंग हो रही है। तो इसका पैटर्न क्या होगा, जरा सोचो, इसका पैटर्न क्या होगा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्या है, वीक लिगेंड के केस में। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में अगर देखना होगा तो क्या बोलेंगे, T2G के बाद T2G में ही गया, लेकिन अब तो T2G पूरा भर चुका है, तो बेटा अब कहां जाएगा, Eg में, और Eg भरने के बाद भी वापस ही कहां जाएगा, Eg में। मतलब Eg आधा भरेगा, फिर वापस से Eg में रिपीट हो गए। मेरा मतलब समझ रहे हो, T2G T2G Eg Eg, T2G T2G Eg Eg ऐसे भरेगा। तो अब आओ देखो, SL की बात कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, D6, सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, तो बताओ क्या भर दोगे, T2G6 Eg0 है अभी तो, लेकिन इसमें क्या है बेटा, इसमें T2G5 T2G4 Eg2, इसमें आ जाएगा T2G4 Eg2, ये D6 हो गया। अब D7 की बात करनी है, D8 की बात करनी है, और D9 की बात करनी है। तो बेटा देखो, यहां पर अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी हो गई है, तो अपन पीछे चलते हैं, या कुछ तो भर ही देते हैं, 7 8, D7 तो यहीं कर लेते हैं, क्योंकि वो तो केस ही अलग है, 8 9 10 वाले। तो D7, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, वीक लिगेंड। जरा आ जाओ भाई, 7 भरना है हमको, क्या भरना है, 7। सातवां इलेक्ट्रॉन अब मजबूरन ऊपर जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है। T2G को 2 बार रिपीट कर दिया, T2G के बाद T2G में ही आया, भर गया 6, फिर उसके बाद अब Eg में जा रहा है, Eg में गया, यहां पर भी यहां आएगा, ठीक है, यहां पर तो यही चल रहा है, ये भर चुका था, ये वापस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे वाला। अब जरा सोचो क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर क्या लिखोगे बेटा, T2G6 Eg1, T2G6 Eg1, ये T2G6 Eg1, ठीक है। उसके बाद इसकी बात कर लो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको, अब इसमें आ रहा है T2G5 और Eg2, T2G5 और Eg2, तो ये हो जाएगा T2G5 और Eg2। समझ आ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीख जाओगे तो सवाल जो है वो क्या बताए, नीट में बस खाली कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेते हैं बेटा, कहता है D5 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नीट में सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, है ना, D5 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैसे होगा। चलो, तो अब क्या है, D8 D9 D10 लिखना है हमको, क्या लिखना है हमको, D8 D9 D10। मैं कोशिश करता हूं कि इसको यहीं कहीं पर लिख दें, कारण क्योंकि कलर अलग कर लेता हूं, D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, D10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। जिस तरह से 1 2 3 का सेम था, 7 8 8 9 10 का भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखो अभी बताता हूं सेम कैसे आएगा, जरा सोचो, इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, यहीं तो जाएगा, इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहीं पे जाएगा। जब यहां जाएगा तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको यही तो बोलोगे T2G6, आप इसको क्या बोलोगे, T2G6 Eg2, क्या बोलोगे, T2G6 Eg2 बोलोगे, यही बोलोगे।
आप इसमें भी देखो, अब इसमें भी आपने 8वां इलेक्ट्रॉन भरा है और 8वां इलेक्ट्रॉन कहां लेकर आए हो, यहां लेकर आए हो। 8वां इलेक्ट्रॉन कहां लेकर आए हो, यहां लेकर। लेकिन इसको भी क्या बोलोगे, T2G6 इजी 2 ही बोलोगे, सेम हो गया ना। देखो तो ये कैसा आएगा, ये भी T2G6 और इजी 2 बोलोगे। उसी तरह से नो जो 9th इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाएगा, इसमें भी 9th इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा। दोनों देखो सेम दिख रहे हैं। अब तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा क्या, T2G6EZ3 दोनों के लिए सेम हो जाएगा बेटा। उसी तरह से 10th इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे जाएगा और 10th इलेक्ट्रॉन इसमें भी कहां जाएगा बेटा, यहीं पे जाएगा। ठीक है, 10th इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या जाएगा, यहीं पर जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको, यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, T2G6 और EZ4। ये लो, क्या दोनों के लिए कॉमन आ रहा है, ये देखो। याद रखना बेटा 1 2 3 और 9 8 9 10 ये मैंने फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन के केस बताए थे, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां समझना, ये केस ही अलग है ना, इजी हो जाएगा ये चीज। चलो जुगाड़ ध्यान रखना बेटा, जब भी वीक फील्ड होगा तो T2G के बाद इजी, फिर वापस T2G फिर इजी, अल्टरनेट चलेंगे, T2G इजी T2G इजी। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम इधर ही चलेंगे, मतलब एक रिपीट करेंगे, रिपीट करने के बाद नंबर लेंगे, T2G के बाद वापस T2G, इजी के बाद वापस इजी। ये देखो T2G के बाद वापस T2G, इजी के बाद वापस इजी। ये जुगाड़ है, इससे आप गलती नहीं करोगे। तो दिमाग में ऐसा आज तो भर ली है, अब बार बार ये बनाना नहीं है आपको, वहां पे बस सोचना है। आपसे पूछा D6 इन वीक फील्ड लिगेंड, आपसे क्या पूछा, D6 इन वीक फील्ड लिगेंड, D6 इन वीक फील्ड लिगेंड। अब लगाओ दिमाग, D6 वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा बेटा, देखो वीक फील्ड लिगेंड है, T2G है, इजी है, और जो वीक फील्ड होता है उसमें पैटर्न क्या चलता है बेटा, T2G इजी T2G इजी। तो बस भरते जाओ 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 T2G 4 5 इजी, वापिस T2G 6। तो कितना हो जाएगा, T2G4 इजी 2, T2G4 इजी 2। ये रहा देखो T2G4 इजी 2। इस तरह से इमेजिन करना है। इमेजिन करने का मतलब है पैटर्न पता होना चाहिए। अगर वो मेरा जुगाड़ पता है तो बेटा आप उससे काम निकाल लोगे, जुगाड़ पता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा देख लोगे कितने भरने उस हिसाब से दिमाग लगा लो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी हो गई। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि ये सर CFSE की कैलकुलेशन क्या होती है। कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहां पर आओ, देखो ये रहा, इसमें देखते हैं। ठीक है, आओ भाई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। पहली चीज तो इसको CFSE बोला तो इस S का मतलब यहां पे क्या है, स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, यहां पर स्टेबलाइजेशन है। अगर ये S की बात करी है तो यहां पे क्या है, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में एनर्जी, किसी की स्टेबिलिटी का हिसाब कब निकलेगा, जब उसमें एनर्जी का हिसाब आ जाए, है ना। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक CFSE वो होती है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये देखो डेल्टा O, इसको भी बोलते हैं CFSE, इसको भी क्या बोलते हैं, CFSE। बड़ी कंफ्यूजन होता है ये कि सर इसको भी CFSE बोला, उसको भी CFSE। फर्क है बेटा, इसमें S का मतलब स्प्लिटिंग है और उसमें S का मतलब क्या है, स्टेबलाइजेशन है ना। तो अच्छा एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं पूछेगा CFSE, वो फुल फॉर्म देकर पूछेगा। ठीक है, और बात यह है कि अगर वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू में पूछा हुआ है, अगर मैथमेटिकल वैल्यू में पूछा हुआ है तो डेफिनेटली वो ये होगा, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं, लेट T2G N और EG M मान लिया, ठीक है, T2G N और EG M मान लिया, ऑन एंड X इज ए नंबर ऑफ न्यू पेयर, नंबर ऑफ न्यू पेयर। ठीक है भाई, न्यू पेयर कितने बने तो हम कैसे देखेंगे न्यू पेयर को, अभी बताता हूं। नीट ने एक गड़बड़ी भी करी थी एक साल में, 2016 की बात है, ये मिस्टेक भी किया था उस सवाल में, लेकिन अब हमको जो सही पता है वो तो हम देख लेंगे। मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा कि भाई नए पेयर जोड़ने होते हैं। चलो आओ, पहला केस, कोई सा भी केस उठा लो बेटा, किसी भी, आपको सबके लिए करना है, मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं आपको मैं एक दो केस करवा रहा हूं, आपको मैं एक दो केस करवा रहा हूं। जैसे इसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, इसमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लो और उसकी कैलकुलेशन कर लो। जैसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लो और उसकी क्या कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे। सबसे पहले मैं उठाता ही D6 हूं। चलो इसके पहले मैं एक काम करता हूं, D5 उठा लेता हूं। क्या कर लेता हूं, D5 उठा लेता हूं। क्या कर लेता हूं भाई, D5 उठा लेता हूं। यहां रुकिए, आ जाइए यहां पर। चलिए
D5 मैंने यहां पे लिख दिया D5 है ना, और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड, और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब, वीक फील्ड का मतलब क्या है, डेल्टा ओ कम है पेयरिंग एनर्जी से, यही मतलब हुआ। तो अब क्या होगा, D5 जो है वो कैसा होगा, देखो आप खुद सोचो, D5 के लिए कैसा लिखोगे बेटा, वीक फील्ड में, वीक फील्ड है, वीक फील्ड ले लिया आपने, तो आप क्या करोगे, इसको करोगे क्या है ना, D5 वीक फील्ड में कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहां पे कितना आ रहा है आपका, T2G3Eg2, यही आएगा भाई, T2G3Eg2 है ना। और अगला केस हम लेंगे क्या, अगला केस हम लेंगे इसी D5 के लिए, इसी D5 के लिए यहां पर हमको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D5 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग से ज्यादा है, मतलब गैप ज्यादा है तो नीचे ही रहेगा, पेयरिंग कर जाएगा। तो इस केस में ये D5 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कैसा हो जाता है बेटा, हमको तो पता ही है कितना हो जाएगा, नीचे के नीचे आ जाएंगे सारे T2G5 और Eg क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 3 भरने के बाद वापस से रिपीट होंगे, तो ये कुछ कहानी है। अब समझिए इस बात को, अब समझते हैं इस बात को कि मुझे बताओ कि ये जो D3 है, ये जो वीक फील्ड है, इसमें पहले कोई पेयरिंग हो रही है क्या, मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, देखो ऐसा, ये कुछ ऐसा बन रहा है इस तरह से, आप ये देखो इसको ऐसा बन रहा है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यही बन रहा है T2G3Eg2। क्या कोई पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो फिर इसकी कैलकुलेशन में पेयर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दूसरा हमको पता है कि जो ये ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं प्लस के 0.6 और ये नीचे वाले होते हैं माइनस के 0.4। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बेटा, 3 आ चुके हैं। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जरा सोचो, n की वैल्यू इसके लिए, नीचे वाले के लिए n की वैल्यू, क्योंकि n यहां है बेटा, देखो n, तो T2G में n कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो क्या लिखोगे बेटा 3 है ना, 3 इंटू माइनस क्या लिखोगे 0.4, ठीक है, डेल्टा ओ। अब कुछ कुछ सवाल में डेल्टा ओ की वैल्यू दी हुई आती है, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अभी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जरा अब बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस m कितने हैं बेटा, m मतलब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब m मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और m मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। तो जरा सोचो m कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे 0.6, फिर क्या लिखोगे डेल्टा ओ, है ना, डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। नए पेयर, ये नए पेयर, आपको इसमें कोई पेयर वेयर दिख रहा है क्या, आपको इसमें कोई पेयर वेयर दिख रहा है क्या, जरा बताओ, पेयर दिख रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, पेयर जो है वो नहीं बन रहा, देखो कोई पेयर नहीं बन रहा, पेयरिंग नहीं हो रही, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0p, मतलब क्या आ जाएगा, यहां पे प्लस लिख दोगे और क्या आ जाएगा 0 इंटू p, है ना, 0 पेयर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा बेटा 0, जितनी भी एनर्जी पेयरिंग एनर्जी होगी वो कंप्लीट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ये तरीका होता है इसकी कैलकुलेशन का, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन कब होती है, जब आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई आती है, तो अब आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो। बाकी अभी तक इस फॉर्मेट में एकदम सही है, सवाल कभी भी पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, क्योंकि कहानी होगी यहां पे, अगर आपने कुछ गलत तो नहीं कर रखा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.6। आ जाओ आगे, आगे देखो इस बारे में क्या ख्याल है, देखो बदल जाएगी कैलकुलेशन, सोचना, यहां पर हमारे पास डब्बे कुछ इस तरह से बने हुए हैं और ये वाला तो बेचारा खाली पड़ा रह गया, तो खाली पड़ा रह गया तो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों नीचे हैं, पांचों के पांचों नीचे हैं, और जब पांचों के पांचों नीचे हैं, जब भी पांचों के पांचों नीचे हैं तो क्या बोलोगे इसको, ये बोलोगे, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी बेटा 3 इंटू क्या, सॉरी 5, सारे के सारे नीचे हैं, 5 इंटू 0.4 डेल्टा ओ, क्या हो जाएगा डेल्टा ओ, प्लस ये सब क्या हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा, ये सब सबका सब क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.6 डेल्टा ओ, तो ये तो सारा मिलके क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा, है ना, सारा मिलके क्या हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखो कहानी, जो नीट में गलती हुई थी नीट वालों से, वो ये हुई थी कि उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे इसमें तो हमको पता है, क्या वीक में कोई पेयर बन रहा था, पेयर नहीं गिनना है,
न्यू पेयर गिनना है। देखो बेटा कहानी थोड़ी सी अलग है, एनसीईआरटी इसको क्लैरिफाई नहीं करती। एनसीईआरटी तो खैर ये सब चीजें बता भी नहीं, इसको क्लैरिफाई नहीं करती। जो किताबें हैं, बढ़िया किताबें हैं, रेफरेंस बुक है, उनमें समझाया है कि न्यू पेयर जोड़ो। और न्यू पेयर का मतलब जब भी न्यू पेयर पता करना हो तो पेयरिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड आने की वजह से पेयरिंग कितनी हुई वो दिमाग लगाओ। अब आप खुद सोचो, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो सर हम कैसे चेक करें? तो बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक को कंपेयर कर लो, स्ट्रॉन्ग और वीक को कंपेयर कर लो। स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो रही है दो जगह, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो रही है दो जगह, वीक में एक भी जगह नहीं हो रही थी, वीक में एक भी जगह नहीं हो रही थी। इसका मतलब जो दो बने हैं वो दो के दो नए हैं, जो दो बने हैं वो दो के दो नए हैं। आगे D6 वाला केस लूंगा तब समझ जाओगे कैसे क्या होता है। जो दो के दो बने हैं वो नए हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? दो क्या आ जाएगा? 2p। क्या आ जाएगा ये? 2p। बेटा ये वाला तो पूरा ही क्या हो गया? 0 हो गया। ये वाला तो क्या हो गया? पूरा ही 0 हो गया। तो आप इसका ओवरऑल क्या लिख सकते हो? ओवरऑल ऐसा लिख दोगे क्या बेटा? बताओ ये क्या लिख दोगे? 5 0.4 डेल्टा ओ, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस क्या लिख दोगे? 2p, प्लस क्या लिख दोगे? 2p। ये इसका हो गया, इसकी CFSE की कैलकुलेशन हो गई, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। अब जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको अभी आधा अधूरा समझ आया है, पूरा समझते हैं बेटा। आओ पूरा कैसे समझें कि सर हमको आप वो न्यू पेयर वाला कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हो वापिस समझाओ। आओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने D6 ले लिया, अभी समझ जाओगे। मैंने क्या ले लिया बेटा? D6। मैंने ऐसा केस उठा लिया जिसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। D6 इन SL और D6 इन वीक फील्ड लिगेंड। देखो बेटा वीक फील्ड को पहले समझ लो। वीक फील्ड में D6 कहां जाएगा? वीक फील्ड में D6 कहां जाएगा? ध्यान से सुनना। वीक फील्ड में D6 कहां जाएगा? ध्यान से सुनना बेटा। एक ये रहा, दो। वीक फील्ड में D6 कहां जाएगा? देखते जाओ, देखते जाओ, मजा आने वाला है, देखते जाओ। कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, आज भी बहुत से टीचर इसका जवाब नहीं दे पाते कि पेयर कौन से जोड़े। मैं बताता हूं तुमको। आओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वीक फील्ड है तो ऊपर जाएगा 4 5 फिर 6। ये वीक फील्ड के होते हुए भी मजबूरन एक पेयरिंग तो हो गई ना बेटा। अरे भाई कहां जाता? ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से पेयरिंग हुई है, नहीं, ये उसकी मजबूरी है। बाय डिफॉल्ट उसको नीचे आना है, मतलब एक पेयर तो होगा, और वो पेयर उसकी मर्जी से हुआ है, किसी बाहर वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड की मर्जी से नहीं हुआ। तो फिर इस वाले को हम ऊपर वाले केस में पेयरिंग में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो तब भी हो रहा था जब वीक है, तो इसको तुम नया पेयर कैसे मान सकते हो? ये तो पुराना कंडीशन है। तो जब भी नया पेयर देखना हो तो वीक में इलेक्ट्रॉन भर के चेक कर लो। अगर वीक में कोई पेयरिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट, वीक में अगर कोई पेयरिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब है 1 2 3 4 5 6th इलेक्ट्रॉन मजबूरन तो यहीं आएगा बेटा। तो ये पेयरिंग तो बाय डिफॉल्ट होगी, होनी ही होनी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये किसी लिगेंड के इन्फ्लुएंस से नहीं हो रही, ये अपनी मर्जी से हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के कॉन्सेप्ट से हो रही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर ये रहा, ये देखो, ये एक पुराना पेयर है, ये क्या है? पुराना पेयर है। अब D6 जो है वो सारे के सारे नीचे रहेंगे, तो यहां पर आ गया ये वाला, सारे के सारे क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो ये यहां पर आ गया एक, और यहां पर आ गया दूसरा, ऐसे वाला। अब लगाओ दिमाग, कितने पेयर दिख रहे हैं? कितने पेयर दिख रहे हैं? 3 पेयर दिख रहे हैं। तो क्या सर हम इसको ऐसा बोल, अच्छा इसमें तो 0 ही होगा बेटा, तो क्या सर हम इसको बोल दें इसको क्या हम ऐसा बोल दें कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? तो क्या सर हम इसको बोल दें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 नीचे के नीचे हैं। फिर माइनस 0.4 बोल दें सर? बोल दो। फिर डेल्टा ओ बोल दे सर? बोल दो। फिर ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन है क्या सर? नहीं है। तो यहां पे क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, इनटू क्या कर दोगे? प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, है ना। ये सारा मिलके क्या हो जाएगा? 0। अब जो गलती करता है, अब जो गलती करता है वो नीट ने भी करी थी, है ना, और आंसर जो है उसका गलत दिया था। उसने लिखा था 3p, ये गलत। ये क्या हो जाता है? यहां पर आकर गलत हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि भैया तुम 3 पेयर हैं, 3 में से 2 ही नए हैं, 3 में से 2 न्यू पेयर हैं। 3 नहीं है क्योंकि तीसरा तो तब भी बन रहा था। एक पेयर तो बेटा इसमें वीक फील्ड के केस में भी आ रहा था। तो मतलब असल में देखा जाए,
असल में देखा जाए तो वीक फील्ड की वजह से इसकी पेयरिंग जो है वो 2 बार ही ज्यादा आएगी, मतलब 2 ही नए बनेंगे। इसीलिए कह रहा हूं जुगाड़ ये कहता है, जुगाड़ कहता है भैया कि अगर पेयर, नए पेयर काउंट करके देखने हो नए पेयर कौन से हैं, तो पहले वीक में भर के देख लो। अगर कोई वीक में पेयरिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट तो उस पेयर को माइनस कर देना। जैसे यहां पर टोटल 3 जगह पेयरिंग हो रही है, लेकिन वीक में भी एक जगह तो हो ही रही थी, तो 3 - 1 करके 2 बोल देंगे, 2 नए पेयर हो जाएंगे। तो बताओ अब इसका क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे, और यहां पे क्या लिख दोगे, -0.4 डेल्टा ओ प्लस क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस ये 2p आ जाएगा, क्योंकि ये तो बेटा ओवरऑल तो क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, तो इसको मैंने लिखा नहीं है, ये 2p। तो बताओ ये वाला, ये जो है वो सही है, याद रखना। और ये वाली कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी इसकी वजह से, ये 3p नहीं आएंगे, ये नए पेयर नहीं है। नए पेयर, न्यू पेयर इज ओनली 2 इन दिस केस। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है बेटा। अब जब नीट ने गलती कर दी ऐसी, तो बच्चा तो कर ही लेगा, है ना, कई तो मास्टर भी कर लेते हैं, है ना, तो आपको ये नहीं करना है बेटा। ठीक है भाई, चलो, तो क्या आपको समझ आया इसका? हाँ, इसमें इसकी CFSE निकालना चाहो निकाल लो, ये तो बहुत आसान है। इसकी निकालोगे, कैसे निकलेगी बताओ? ये कितने हो रहे हैं बेटा, नीचे 5 हो रहे हैं क्या, तो 5 - 0.4 डेल्टा ओ प्लस ऊपर कितने हैं 2, है ना, ऊपर कितने हैं 2, 0.6 डेल्टा ओ, और इसमें पेयरिंग जो है वो हम 0 लिखेंगे, पेयरिंग जो है इसमें 0 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से जो पेयर काउंट होते हैं उसको लिखा जाता है। यहां कोई पेयरिंग नहीं है यहां पे कोई पेयरिंग नहीं है, तो इसमें पेयरिंग जो है वो 0 कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये पेयरिंग तो तब भी हो रही है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड थोड़ी करा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 0p, क्या लिखोगे, 0p लिखोगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, बात समझ आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक आध सवाल करते हैं बेटा, है ना, उससे आपको कुछ और समझ आएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 CFSE, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 CFSE। देखो बेटा, यहां मैंगनीज कहां पड़ा हुआ है, +3 में, आयरन कहां पड़ा हुआ है, +2 में, मैंगनीज कहां पड़ा हुआ है, +2 में, और आयरन कहां पड़ा हुआ है, +3 में। ठीक है, अब जरा सोच लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज +3 में, मैंगनीज +2 में होता है D5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, D4, D4, और ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D4 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। फिर यहां पर आयरन कहां पड़ा है, +2 मतलब D6 इन SL हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां मैंगनीज पड़ा है +2 में, और मैंगनीज होता है D5, और ये कैसा हो गया, इन वीक लिगेंड, कैसा होगा, वीक लिगेंड। और ये भी क्या है, ये +3 में D5 होता है, आयरन +2 में D6 होता है, तो +3 में क्या होगा, वो भी D5 हो जाएगा, इन ये भी वीक लिगेंड। अब इनकी कैलकुलेशन करके देख लो, इनकी कैलकुलेशन करके देख लो भैया, पेयरिंग वेयरिंग एनर्जी तो यहां पर जोड़नी नहीं है, उसका तो कोई मतलब नहीं है ना, वो वैसे वाली पूछ रहा है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाली पूछ रहा है। तो देखो क्या करोगे, यहां देखो बेटा, 4 हैं और चारों के चारों नीचे आएंगे, है ना, 4 है और चारों के चारों नीचे आएंगे, ये होगा बेटा T2G4 easy 0, T2G4 easy 0। तो 4 को कितना लिखोगे, माइनस 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -1.6, इतना ही आएगा भाई, -1.6। इसकी CFSE 0 नहीं आ रही है, इसकी तो नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन काट दो। फिर यहाँ पर D6 है और वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, सारे के सारे नीचे आएंगे, T2G6 इजी क्या हो जाएगा, 0, -0.4 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2.4, कितना हो जाएगा बेटा, -2.4। ये भी 0 नहीं हो रहा, है ना, ये भी 0 नहीं हो रहा। अब देखो यहां पर कितना है, D5 है, और हमको इतना पता है कि D5 वीक लिगेंड में है, इसका मतलब T2G जो है वो 3 होगा और EG जो है वो 2 होगा। तो यहां क्या लिखोगे, -0.4 इंटू 2, ठीक है, और फिर यहां पे क्या लिख दोगे, प्लस, क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे, और प्लस लिखकर क्या लिखोगे, 2 ऊपर के हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, इसका 0.6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये कितना, और अच्छा सॉरी ये 3 आएगा, ये कितना हो गया, ये हो गया -1.2 प्लस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 0। एक तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब सीधी सीधी बात है बेटा, ये D5 इन वीक लिगेंड है, ये भी D5 है वीक लिगेंड है, तो दोनों के लिए यही चीज तो रहेगी बेटा। तो ये आंसर हो गया आपका 3 और 4। आंसर क्या है इसके, करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, 3 एंड 4 आर करेक्ट।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यार ऐसे हम हर जगह थोड़ी करेंगे, तो कोई बात नहीं, एमडी है तो जुगाड़ भी होगा, एमडी है तो जुगाड़ भी होगा। आपको क्या याद रखना है बेटा कि किसकी सीएफएससी 0 होगी, इनकी सीएफएससी 0 होगी, D5 इन वीक लिगेंड, जो कि अभी बताया, D5 इन वीक लिगेंड, ठीक है, पहला केस। दूसरा D0 एंड D10, D0 एंड D10 इन बोथ, D0 एंड D10, या आपको ऐसा समझ लो D0 कोई दिख रहा है, D10 कोई दिख रहा है, और D5 इन वीक ओनली, W लिगेंड, ये सब क्या होंगे 0 CFEC। ये लो, अब आपके लिए जुगाड़ हो गया भैया। अब आपको अगर ये जुगाड़ पता है तो इस सवाल में आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे। आप क्या ढूंढोगे, अगर कोई 0 और 10 वाला है तो भी 0 हो जाएगा, करके देख लेना कैलकुलेशन, ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे। और अगर वीक लिगेंड में 5 हैं तो भी ऊपर नीचे बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बस 0 और 10 तो किसी में भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक किसी में भी हो सकते हैं, उसकी कोई नहीं है। लेकिन जो D5 है वो वीक में होना चाहिए। D5 स्ट्रॉन्ग में नहीं होगा बेटा, D5 स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, सारे नीचे आ जाएंगे, और सारे नीचे आ जाएंगे तो 5 × 4 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा बेटा। वो कितना हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा। दूसरा एक चीज और है, इसमें चार्ज कंसीडर नहीं किया जाता, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चार्ज कंसीडर नहीं करते, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, याद रख लेना भाई, मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। चार्ज वार्ज नहीं देखना है, ऐसा नहीं बोलना बोले -2.4 है तो कम हो गया सर, माइनस में वैल्यू ज्यादा है, ना ना ना, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, ठीक है, माइनस प्लस नहीं देखा जाता, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, किसकी ज्यादा किसकी कम। अगर ऐसा सवाल आए मैक्सिमम सीएफएससी किसकी है तो माइनस नहीं देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे बेटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड देखेंगे, याद रहेगा एक चीज। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कहता है क्रोमियम +2 इज ऑक्टाहेड्रली सराउंड इन अ कॉम्प्लेक्स, है ना, फॉर विच डेल्टा ओ इज 15,000 एंड पी पेयरिंग एनर्जी दी हुई है। इन्होंने दिया बेटा डेल्टा ओ कितना दिया है, 15,000 दिया है, और पेयरिंग एनर्जी जो है वो हमको दी हुई है 10,000। कितनी दी हुई है, 10,000 दी हुई है। अब समस्या ये आती है कि सर हम क्रोमियम +2 क्या होता है बेटा, D4 होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि D4 को स्ट्रॉन्ग माने या लीक माने, क्योंकि D4 को अगर स्ट्रॉन्ग मान के भरोगे तो सारे नीचे आएंगे, और अगर वीक मान के भरोगे तो सारे क्या हो जाएंगे, ये वाले आएंगे। तो क्योंकि ये क्या है, अब आप सोचो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इसको ध्यान से देखो, क्या डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, क्या डेल्टा ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है D4 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस देख लो, और D4 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केस में देखोगे तो बेटा इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये कैसा आएगा, ये आएगा T2G, ये आएगा T2G 4Ag0, T2G 4Ag0। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n है ना, n फॉर्मूला होता है, n यहां पर n -0.4 डेल्टा O यही होता है भाई, प्लस m 0.6 डेल्टा O, प्लस क्या होता है भाई प्लस होता है XP, मतलब नए पेयर कितने हैं। अगर चार वीक में होते तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता, मतलब 3 इधर आ जाते और 1 ऊपर आता, तो क्या कोई पेयर बनता, क्या नहीं बनता। लेकिन 4 जो है नीचे के नीचे भर गए तो एक पेयर बन गया, एक पेयर जो है वो यहां पे बन गया, और ये आपका न्यू पेयर कहलाएगा, मतलब यहां पेयर तो आपका 1 हो गया। दूसरा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है बेटा, D4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 -0.4, डेल्टा O की वैल्यू दी हुई है कितनी, 15,000, तो 15,000 लिख दो। उसके बाद प्लस यहां पर m क्या है, 0, अब 0 इंटू सब अंदर 0.6 डेल्टा O, अगर कुछ भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 15,000 है तो भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 ही हो जाएगा। तो ये सारा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सारा तो 0 हो गया, क्योंकि 0 के मल्टीप्लीकेशन में है। लेकिन आगे क्या है, प्लस है, और एक पेयर दिया हुआ है, और एक पेयर की एनर्जी इन्होंने 10,000 दी, और हमको भी एक भी पेयर से दिया हुआ है। तो हमारे पास 2 पेयर होते तो उसको 20,000 कर देते बेटा, लेकिन उन्होंने एक ही पेयर दिया है। तो क्या लिखोगे हम इसको, 1 इंटू, ऐसे लिखो 1 इंटू 10,000, ताकि तुमको समझ आए कि कल को अगर पेयरिंग एनर्जी वो एक की दी हुई है और अगर 2 नए पेयर बन जाए ऐसे में 2p हो तो 10,000 इंटू 2 कर देना। अब जरा इसका करके निकालो, हिसाब किताब निकालो भाई, क्या आ जाएगा, ये कितना हो रहा है,
कितना हो रहा है भाई ये माइनस कितना हो रहा है, कितना आ जाएगा ये वाला 15,000 और यहाँ पे कर लो ये कितना हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 24,000, लेकिन वो कितना होगा, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की आएगी, है ना, क्योंकि बीच में माइनस है। माइनस 24,000 बीच वाला अंदर चला गया, प्लस क्या हो गया 10,000 हो गया। तो हिसाब क्या लिखोगे बेटा, इसका कितना आएगा, इसका हिसाब आएगा क्या माइनस 14,000, माइनस कितना आएगा 14,000। आंसर देख लो भाई, ये वाला हो गया आपका सेकंड आंसर, माइनस 14,000। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, और ये पूछ ले तो मैं तो खुश हूं, आपको भी खुश होना चाहिए, ये बहुत आसान चीजें हैं यार। आ जाओ भाई, अब बात करते हैं कि जो आपका डेल्टा होता है, जो स्प्लिटिंग होती है ना, उसको कौन कौन जो है फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब वो कब कब ज्यादा होगी, है ना, कब कब ज्यादा होगी। तो पहली चीज तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लिगेंड का अटैक कैसा है, कितने लिगेंड आ रहे हैं इस बात पर भी डिपेंड करेगी, है ना। मेटल पर चार्ज कितना है इस बात पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। नेचर ऑफ लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है इस बात पर तो करेगी ही। अब बेटा ये आपके सामने एक एनसीईआरटी से लिखा हुआ है ना, साफ साफ बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में गिवन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और नीट में एक बार सवाल पूछा जा चुका है, क्योंकि एससीएन और एनसीएस को लेके वो सवाल पूछा था। कहां गया भाई एनसीएस, देखो अगर लिंकेज बदल जाता है तो स्ट्रेंथ बदल ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें सल्फर लिंक होता है और इसमें नाइट्रोजन लिंक होता है, और नाइट्रोजन सल्फर से अच्छा डोनर होता है, तो ये आगे ही आएगा। आप देखो जरा, जिसमें कार्बन डोनर है वो मैक्सिमम है, मतलब हमारा जो एक, मैं आपको जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूं बेटा, मैंने जनरलाइज्ड वे में बोला था कार्बन नाइट्रोजन अच्छे डोनर होते हैं, तो देखो ये मैक्सिमम पर बैठे हैं। हेलोजन सबसे वीक डोनर होते हैं, तो अगर आप इसको सबसे पीछे वाला हिस्सा मानते हो तो ये वाला सबसे वीक हो गया। इन जनरल ऐसे एक एक पोजीशन लेकर मत बैठ जाना, मुझसे लड़ाई मत करना है सर बीच में नहीं सल्फर आ गया, वो नहीं। इन जनरल देखो, इन जनरल सबसे आगे कार्बन डोनर है, उससे पीछे नाइट्रोजन डोनर है, उससे पीछे सारे क्या है नाइट्रोजन डोनर है, उससे पीछे ऑक्सीजन डोनर है, ये देखो, और उससे पीछे जो है वो हैलोजन डोनर्स है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देखो। मैंने आपको ऐसा कुछ डोनर बताया था बेटा, बेसिकली ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेनली इस बेस पर ही तो चलती है बेटा, इस पर ही तो चलती है ये हैलोजन ऐसे वाला। आप खुद ही देखो कार्बन वाले जितने डोनर है सबसे मैक्सिमम, क्या, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमको ये अगर बेसिक चीज पता है तो अब हमको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद भी नहीं हो, और कोई अगर ऑर्डर पूछ रहा हो तो हम तब बता सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है कि कार्बन नाइट्रोजन सबसे आगे आएंगे, आ रहे हैं। हाँ, इनमें एक दो एक्सेप्शन है, तो वो पीछे इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो डोनर स्ट्रेंथ से बनती है, मानता हूं मेजर पॉइंट वही होता है, लेकिन कुछ और भी वजह होती है, उसकी वजह से ये चेंज हो सकती है। लेकिन फिर भी जो मेन क्या बोल सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो बैकबोन इस सीरीज की यही है कि जो डोनर इधर वाले होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे। देखिए कार्बन, फिर नाइट्रोजन वाले चल रहे हैं, फिर यहां से देखो ऑक्सीजन वाले शुरू हो चुके हैं। हालांकि EDTA से वीक होता है NCS, इसमें होता नाइट्रोजन है, लेकिन ये फिर भी पीछे आ गया, ठीक है, उसका कोई वो नहीं कर सकते, फिर भी बता देता हूं, है ना। अच्छा ऑब्वियसली सॉरी, EDTA में भी तो नाइट्रोजन है, EDTA में भी तो नाइट्रोजन है, तो EDTA देखो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर स्टार्ट हुए हैं बेटा कौन से वाले, ये देखो हेलोजन्स, जिसमें एक दो जगह पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हेलोजन जो है उससे भी वीक होता है, सल्फर होता है बेसिकली, ठीक है भाई। चलो खैर, मैं आपको ये सब चीजें तो सिखा नहीं रहा, ये इस पर बेस्ड होती है, ये सिखा रहा हूं। नंबर ऑफ लिगेंड की अगर मैं बात करूं, तो कितने लिगेंड अटैक कर रहे हैं, ज्यादा लिगेंड अटैक करेंगे तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम लिगेंड अटैक करेंगे तो कम स्प्लिटिंग होगी। बताओ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में से किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर कितने आएंगे, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे 6, और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे 4, तो 6 लिगेंड अटैक करेंगे तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हमेशा टेट्राहेड्रल से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और बोला जाता है इनके बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि डेल्टा ओ इज क्या होता है, डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा टी, क्या होता है, डेल्टा ओ इज इक्वल्स टू 9/4 डेल्टा टी, ये इसका होता है बेटा, ठीक है। इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ऐसे देख लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है, कि COCl6 4- जो है ना, COCl6
कोई मान लीजिए COCl6 4 माइनस जो है उसका डेल्टा O अगर क्या दिया हुआ है 18,000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 18,000, तो बताओ वही सेम चीज है ना, वही सेम चीज इसका COCl4 है ना, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है 2 माइनस का इसका कितना हो जाएगा COCl4 का इसमें कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे समझ लीजिए इसी कॉम्प्लेक्स का डेल्टा टी, यानी अब इसमें से लिगेंड अगर कम कर दो तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया बेटा, ये अगर डेल्टा ओ 9/4t है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 4/9 डेल्टा ओ हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको क्या लिख दोगे 4/9 इंटू 18,000, तो ये कितना हो जाएगा ये 2,000 और ये कितना हो जाएगा 8,000 आंसर आ जाएगा। तो जिसका डेल्टा ओ 18,000 cm इनवर्स है उसका डेल्टा टी जो है वो कितना आ रहा है बेटा 8,000 cm इनवर्स, ठीक है। तो डेल्टा टी ये समझाना चाह रहा हूं कि डेल्टा ओ ज्यादा होता है, ज्यादा है, डेल्टा टी क्या है ज्यादा। कंडीशन ये है कि मेटल लिगेंड जो है वो लिंक सेम होना चाहिए, है ना। कंडीशन क्या है मेटल, कंडीशन क्या है बेटा मेटल लिगेंड लिंकेज in case of same metal ligand only। ये चीज ध्यान रखना कि भाई ऐसा नहीं कि आपने कोई भी दूसरा टेट्राहेड्रल उठा लिया और दूसरा टेट्राहेड्रल उठा के उसको बता रहे हो, ऐसा नहीं देखना है ना। तो COCl4 2 माइनस, तो ये बेसिकली हमने किसके लिए निकाल दी बेटा डेल्टा टी, हमने यहाँ पे मैंने लिखा भी था वापस लिख देता हूं COCl4 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये क्या है टेट्राहेड्रल है, ठीक है सेम होना चाहिए। कोबाल्ट क्लोरीन है तो कोबाल्ट क्लोरीन ही होना चाहिए। अब 6 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन है तो फर्क आ जाएगा, ये डेल्टा टी देखो कैसा आएगा 4/9 डेल्टा ओ, इस तरह से आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ लिगेंड वाली, नंबर ऑफ लिगेंड से डेल्टा पर फर्क पड़ता है, स्प्लिटिंग पर फर्क पड़ता है। उसके बाद देखिए यहां पर अगला आ जाता है पोजीशन ऑफ मेटल आयन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 4d 5d जो होते हैं 4d 5d जो होते हैं इनका जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा ज्यादा होता है, तो यहां पर इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होती है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी। 4d 5d जो है उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बढ़िया लिगेंड बढ़िया बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी जो स्प्लिटिंग है वो भी क्या होगी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, जैसे मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए Ni+2 लिया बेटा, फिर Pd+2 लिया और नहीं पढ़ोगे पीटोगे तो ये +2 ले लिया, ठीक है भाई। अब जरा सुनो, मैंने यहां पर इसको भी 4 Cl माइनस दिए, इसको भी खाने के लिए 4 Cl माइनस दिए, इसको भी 4 Cl खाने के लिए 4 Cl माइनस दिए। इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया NiCl4 2 माइनस, इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया PdCl4 2 माइनस, और इसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया PtCl4 2 माइनस, ठीक है। तीनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिए, चारों Cl जो है तीनों ने खा लिए। अब जरा सोचो ये आता है बेटा क्या, ये निकल +2 है, ये होता है बेटा sp3 टेट्राहेड्रल, कैसा होता है ये sp3 टेट्राहेड्रल, और ये दोनों के दोनों होते हैं क्या dsp2 स्क्वायर प्लेनर इनर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, इसका मतलब है कि वही Cl, यही Cl, ये Cl जो है ये कैसा है यहां पर, ये कैसा काम कर रहा है, ये Cl जो है ये कैसा काम कर रहा है वीक लिगेंड, कैसा काम कर रहा है वीक। लेकिन क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ये क्या होता है बेटा 3d 8 होता है, ये क्या होता है 4d 8 होता है, ये क्या होता है 5d 8 होता है, ठीक है। लेकिन 4d और 5d का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से आपको याद होगा स्ट्रेंथ रूल बताया था मैंने, स्ट्रेंथ रूल बताया था बेटा 4d और 5d होते हैं, स्ट्रेंथ रूल याद है 4d और 5d अगर है और उनके सामने हेलोजन है तो वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है बेटा स्ट्रॉन्ग में, कैसा कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग में। तो इसका मतलब है इसने यहां पर इनको वीक नहीं रखा, कैसा बना दिया स्ट्रॉन्ग बना दिया, इसको भी यहां पर वीक नहीं लगा और यहां पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, किससे भी ज्यादा बना दिया, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, वेरी स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब जरा सोचो इन तीनों रिएक्शन की अगर मैं
ये तो मैं चलो स्क्वायर प्लेनर वाला ये तो कोई बात नहीं, मैंने बता भी दिया था, यहाँ पे इसका कोई रोल भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दो, आपको पता ही है ये सब चीजें, आप निकाल भी सकते हो। आ जाओ, आओ आगे, क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूं कि प्लैटिनम और पैलेडियम के 4 कोऑर्डिनेशन में हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, किसी जमाने में बता दिया था आइसोमेरिज्म पढ़ाते हुए, ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग ही बना देंगे तो अंदर जाएंगे, D8 है, पेयरिंग कर लेंगे, है ना, पेयरिंग करेंगे, एक डब्बा खाली करेंगे तो DsP2 बनाएंगे। मान लो मैंने इसको लिखा Δ1, Δ2 और Δ3 लिखा, और अब आपसे ऑर्डर पूछा Δ1, Δ2, 3 का, तो बताओ यहाँ पे ये वीक है ना, ये 3D है, तो 4D 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो Δ1 से ज्यादा क्या होगा बेटा, Δ2 और Δ3 जो है वो ज्यादा होगा। ये जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेटल की पोजीशन भी बदल जाती है तो जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर भी असर आता है, या यूं कहें उसकी स्प्लिटिंग पर भी जो है वो असर आता है। ये चीज है बेटा। आओ आगे, अब क्या बच रहा है? हाँ, अब बात आती है किसकी, अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले हम कलर देख लेते हैं, कलर की बात कर लेते हैं कि कलर इन कॉम्प्लेक्स को लेके काफी परेशान रहते हो तुम लोग, तो कलर देख लेते। हाँ भाई, कलर जो होता है कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले तो इनका रीजन समझो कि ऐसा क्यों होता है। देखो, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वीबीटी कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि वीबीटी ने इनके टुकड़े नहीं किए थे। वीबीटी ने कुछ नहीं किया था, वीबीटी ने कहता था कि भाई ये 5 है तो 5 ही रहेंगे, ऐसा नहीं किया उसने, 3-2 को स्प्लिट नहीं किया। सीएफटी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ, सीएफटी ने टुकड़े कर दिए। सीएफटी ने टुकड़े करने का मतलब है 3 इधर, और अगर अपन जनरली ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो वो क्या कर लिया, इसमें 2 कर दिया, है ना, ऐसे वाले कर दिया। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अब इनके बीच में, क्योंकि ये गैप है, ये क्या है, गैप है, ठीक है, इस गैप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसके बिहाफ पे हम बताएंगे कि वो कितना, कौन सा कलर दे रहा है। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में आपने क्या, उसमें क्या जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है, जो भी अपना प्रकाश होता है ना, जो भी लाइट होती है अपनी, वो जा रही है, वो लाइट जा रही है। तो हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड होगा, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा ओ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बची हुई कम एनर्जी वाला रिफ्लेक्टेड कलर दिखाएगा। तो कलर कैसे निकालते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालते हैं, ठीक है। वापस समझ जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज जो है आपने एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है वो बता रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स से जब व्हाइट लाइट निकलती है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जब व्हाइट लाइट जाती है तो हमको क्या होता है कि हमको तो खैर बेसिकली हमको तो वो पहले से कलर्ड दिख रहा होता है, बट सिंपल सी बात है, वो कलर क्यों दिख रहा है वो समझो। व्हाइट लाइट गई होगी, व्हाइट लाइट में से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, उस लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, वो लिगेंड्स ने एब्जॉर्ब करी होगी। जो भी एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच जाती है, जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच जाती है, वो क्या करते हैं, वो अपने को रिफ्लेक्टेड होता है, वो हमको दिखती है। तो हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब वाली जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, सॉरी एब्जॉर्ब वेवलेंथ है उसको निकाल लेंगे। तो जो रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ है वो हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सीधा सीधा हिसाब किताब है, चलो वहां पर हम पहले बाद में पहुंचेंगे, पहले तो मैं आपको ये रीजन बता रहा था, चलो इस रीजन की ही बात कर लेते हैं, ये वापस आ जाऊंगा मैं। रीजन क्या होता है, रीजन जो होता है वो होता है कि डीडी ट्रांजिशन, क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन मतलब T2G EG ट्रांजिशन। यहां पर इन कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स आर जनरली कलर्ड, कॉम्प्लेक्स आर जनरली कलर्ड, है ना, लिख देता हूं यहां, कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड। रीजन है क्या, रीजन क्या है, डीडी ट्रांजिशन, मतलब यहां से ट्रांजिशन करेगा, और अगर ये विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है, ये जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, अगर ये विजिबल रीजन में है तो फिर कलर दिखाएगा, और विजिबल रीजन में नहीं है तो कलर नहीं दिखाएगा। तो यहां पर ये जो एनर्जी होती है ये जनरली कहां होती है बेटा, विजिबल रीजन में जो है वो
लाई करता है, विजिबल रीजन में रहता है, इस वजह से यहां पर बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सारे कलर दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजन लिखिए, देखो TiH2O6, ठीक है, और यहां आ गया आपका Cl3। टाइटेनियम कहां पड़ा हुआ है बेटा? +3 में पड़ा हुआ है। इसका कलर होता है वॉयलेट। कैसा कलर होता है? वॉयलेट। लेकिन मैंने इसको गर्म किया, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? गर्म किया। गर्म किया तो पानी सारा उड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? TiCl3 एनहाइड्रस। क्या बन गया? एनहाइड्रस। अब बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स है? क्या ये कॉम्प्लेक्स बचा? नहीं बचा। अभी भी टाइटेनियम तो +3 में ही है, लेकिन इसके अंदर डी ट्रांजिशन नहीं रहा, क्योंकि ये जो है ये अब कॉम्प्लेक्स भी क्या है? नहीं रहा। तो इसमें क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा? ये कलरलेस। और ये वॉयलेट कलर का था, कारण इसमें डी ट्रांजिशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था बेटा? डी ट्रांजिशन हो रहा था, इस वजह से ये कलर दिखा रहा था। तो यहां से एक बात पता चलती है कि भैया टाइटेनियम अभी भी +3 में है, पहले भी +3 में था, लेकिन पहले वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, आपने उसको गर्म किया और पानी उड़ा दिया, तो अब वो TiCl3 बन गया। और जब एनहाइड्रस TiCl3 होता है उसका कोई कलर नहीं होता। सिमिलरली यहां पर देख लीजिए, जैसे Cu है, और Cu में हमने ले लिया क्या? CuH2O5 और यहां ले लिया क्या? SO4। क्या ले लिया इसको? CuH2O5 और SO4, है ना, या CuSO4.5H2O ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है, इसको ऐसे लिख दो, है ना, इसको ऐसे ही लिख दो। चलो छोड़ो, CuSO4.5H2O, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें 4 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, मैंने 5 लगा दिए थे, वो मैंने थोड़ा मिस्टेक से, है ना, वैसे लिख दिया था, कोई बात नहीं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ब्लू विट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू विट्रियोल। तो कलर तो ब्लू हो ही गया। जब आपने इसको गर्म किया तो सारा पानी उड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? CuSO4। क्या बन जाएगा? CuSO4। इसमें डी ट्रांजिशन होगा, कलर दिखाएगा। इसमें डी ट्रांजिशन जो है वो नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, क्योंकि ये CuSO4 बन गया एनहाइड्रस। ठीक है भाई, CuSO4.5H2O जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, शायद मैंने कहीं पर मुझे याद है नहीं बताई है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में इसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। NCERT में चित्र बनाया हुआ है कि कॉपर जो होता है वो क्या करता है? 4 H2O तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इधर एक H2O लग जाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इधर एक ऑक्सीजन यहाँ बन जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? H, और ये क्या है? H। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पर O, सॉरी, ये आ जाएगा ऐसा वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। 4 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं बेटा, 4 तो क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। फिर सल्फेट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, O माइनस, रेजोनेंस चलता है तो किधर से भी जोड़ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए बीच में एक H2O का मॉलिक्यूल बैठता है, इनको जोड़ने के लिए बीच में क्या करता है? एक H2O का मॉलिक्यूल बैठता है, और वो H2O का मॉलिक्यूल कैसे बैठेगा? कि ये ऑक्सीजन होगा, ये उसका एक लोन पेयर होगा, ये उसका एक लोन पेयर होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। अब देखो ये बीच में फंस जाएगा, और ये बीच में फंस के इसके साथ यहां जुड़ेगा, इसके साथ यहां जुड़ेगा, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ यहां पे ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है 4H2O इज कोऑर्डिनेटेड, 4H2O is coordinated, 1 is hydrogen bonded, ठीक है, और SO4 2 माइनस तो आपको दिख ही रहा है। ये होती है CuSO4 का स्ट्रक्चर। ब्लू विट्रियोल जो है बेटा वो ऐसा होता है, CuSO4.5H2O, ये ऐसी स्ट्रक्चर बनते हैं भाई। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? हाँ जी, एक चीज और कि भाई जो D0 होता है, जनरली लिख रहा हूं बेटा, जनरली D0 एंड D10 वाले क्या होंगे? कलरलेस, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन जो है वो हो ही नहीं पाएगा। रीजन क्या है? कि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। 0 है, 10 है, 10 है तो इधर
इधर तो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर है वो जगह नहीं है। D0 में के लिए क्या बोलोगे बेटा? D0 में क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है ट्रांजिशन करने के लिए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ट्रांजिशन करने के लिए जगह नहीं है। तो दोनों में फर्क है, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन जगह नहीं है, क्योंकि 10 के 10 भरे हुए हैं, तो दोनों केस में डी ट्रांजिशन नहीं होता, इस वजह से उसको कलरलेस बोला जाता है। तो ये कुछ कलर के और भी कुछ, जैसे जैसे मेनली हम क्या करते हैं, हम यहां समझते हैं, देखियो जो आपका लैम्बडा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो आपका क्या बोलते हैं लैम्बडा होता है, वो क्या होता है, हम लोग एनर्जी की फॉर्म में उसको बोलते हैं क्या, उसको एनर्जी की फॉर्म में क्या बोलते हैं? ई। वो जो ई न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका क्या होता है? देखो बेटा, लैम्बडा और एनर्जी जो होती है, लैम्बडा और एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो हम ऐसा लिखते हैं ना, E इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन ई लैम्बडा, यही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं E इज इनवर्सली, हमको बाकियों से मतलब नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सही है, ठीक है भाई। अब कलर देखा जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ले लेते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स बना लेता हूं यहां पर क्या, कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ, ठीक है 3-, उसके बाद कोबाल्ट का मैं H2O के साथ बना लेता हूं 6, और ये भी बना लेता हूं मैं क्या 3Cl3, उसके बाद कोबाल्ट का बना लेता हूं साइनाइड के साथ CN6, और ये आ जाएगा 3-, ठीक है। उसके बाद यहां बना लेता हूं कोबाल्ट का En के साथ, वो भी से वापस से क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl3, है ना, 3+ लिख दो या Cl3 लिख दो। देखो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए मैंने, 1 2 3 और ये 4 कॉम्प्लेक्स बनाए। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहली बात देख लेते हैं, इसका जो अगर हम बात करें कि इसके हम लैम्बडा की बात कर लेते हैं इधर, तो इसका हमने लिख दिया λ1, इसका λ2, इसका λ3 और इसका λ4। अभी हमको पता चला कि एनर्जी और लैम्बडा जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, है ना, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लिगेंड स्ट्रेंथ, या यूं समझे लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा ओ भी बढ़ेगा, मतलब एनर्जी भी, मतलब क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब लैम्बडा जो है वो घटेगा। ये देख लेना, ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं कि एनर्जी और लैम्बडा वाला रिलेशन पूछ रहा है। अब इसमें आपको देखना कुछ नहीं बेटा, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें सबसे वीक लिगेंड कौन सा है, सबसे वीक लिगेंड कौन सा है, ये वाला सबसे वीक लिगेंड है। तो क्या इसकी एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी क्या हो गई, लोवेस्ट एनर्जी हो गई। तो अगर मैं इसको एनर्जी के फॉर्म में देखूं, एनर्जी के फॉर्म में देखूं बेटा यहां पर, ठीक है, तो बताओ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सब E1, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E3, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E4। अब मैं एनर्जी कंपेयर कर लूं, देखो बेटा ये सबसे वीक है ना, ये सबसे वीक, तो बताओ E1 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा कौन होगा बेटा, उससे ज्यादा कौन होगा, उससे ज्यादा कौन होगा, E1 से ज्यादा कौन होगा, देखो ये स्ट्रॉन्ग है, इससे स्ट्रॉन्ग है, तो ये थोड़ा ज्यादा होगा E2, फिर E4 और फिर E3, ऐसे आएगा बेटा E3 E4, ये देखो ये लो, क्योंकि ये सबसे, ये साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट। कोबाल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पीछे ये साइनाइड होता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है ना, वो इससे पता लग जाता है। तो E1 E2 E4 E3 ऐसा हो गया बेटा, E1 E2 E4 E3। अब हमको पता है कि लैम्बडा तो उल्टा होता है, एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्बडा घटेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, λ1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी भाई सब एनर्जी जिसकी कम उसका सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये हो जाएगा ऐसे वाला λ1। उसके बाद यहां पर क्या आएगा λ2, उसके बाद क्या आएगा λ4, उसके बाद क्या आएगा λ3, ये वाला, ये लो, समझ में आया। और समझ लो भाई, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ कम। लेकिन सर हम इसका क्या करें, तो बेटा एक सवाल तो वो यहां से पूछता है कि लैम्बडा का कंपैरिजन पूछ लेता है कि बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा, एनर्जी में पूछ लेता है, तो मैंने दोनों बता दिए। तो ऐसा कोई सवाल आए तो आप कर सकते हो, कैसे देखोगे, लिगेंड पता करो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ये हमको पहले से पता है।
तो इसका रिलेशन उल्टा चलेगा, ये E1 है तो फिर इसका लैम्डा जो है बेटा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, ये देखो 4 का क्या आया जो है वो कम आया और 3 का सबसे कम आया, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसका सबसे ज्यादा। तो ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है। क्या है ये? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ को कौन खाएगा? तो ये वाला खाएगा। और सबसे कम वेवलेंथ को खाएगा कौन? तो ये वाला खाएगा। तो एब्जॉर्ब्ड अगर निकालना हो तो फिर ऐसे निकाल लो। ठीक है, एब्जॉर्ब लैम्डा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहां होगी? इसकी होगी, इसकी लैम्डा 1 की। समझ रहे हो ना बेटा? अब एक कंपाउंड है जिसका कुछ कलर निकालना है। एक सेकेंड, यहां पर स्लाइड लेनी पड़ेगी। देखो हम एंड की तरफ चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंड की तरफ, है ना। हो सकता हो आज ही वो सारी चीजें हो जाए, और अगर नहीं हुई तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अगला लेक्चर होगा, सुन लीजिए, अगला लेक्चर जो होगा उसमें हो सकता हो पहले हाफ एन आवर जो है हम क्या कर लें, हाफ एन आवर जो है उसमें हम कुछ बचा हुआ हिस्सा जो इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा कहीं नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर इंपॉर्टेंट तो वो भी है, बट वो फैक्ट बेस्ड है। यूसेस एंड एप्लीकेशन वाली चीजें नहीं होती कि इसका कलर ये होता है ना, टर्न बुल ब्लू क्या होता है, प्रूशियन ब्लू क्या होता है ना, सिस्प्लेटिन क्या है, एडीटीए कहाँ काम आता है ना, कौन से कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। जो इसे इंफॉर्मेशन है ना, जो एनसीईआरटी में लास्ट में एक समराइज्ड के रूप में एक समरी वाले पेज के जस्ट ऊपर दी हुई है। इलेक्ट्रोप्लैटिनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लैटिंग करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, मॉन्ड्स में कौन सा बनता है, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में कौन सा बनता है। तो जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले ही कह रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बात यह है कि उसको कोई समझाने का तरीका नहीं है, तो वो अलग अलग तरीका है। मैं वो स्लाइड्स बनवा के ले आऊंगा एनसीईआरटी से पूरा निकाल के, यूसेस एंड एप्लीकेशन, ताकि इसके और उसको मिला के एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए कोऑर्डिनेशन का तैयार हो जाएगा और आप कोई सा भी सवाल जो है वो गलत नहीं करोगे। और कल फिर जो बचा हुआ समय हमारे पास होगा उसमें हम बेसिकली पीवाईक्यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यूज ले आऊंगा मैं और पीवाईक्यूज को हम वापस कर लेंगे, जिसमें सब होंगे सीएफटी, वीएफटी, आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह, सब हम सारे सवाल जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम ये कर रहे हैं, देखते हैं कहां तक होता है। जितना भी बचता है वो अगले लेक्चर में जाएगा और बाकी सारे पीवाईक्यूज होंगे, ज्यादा बचेगा नहीं, पर कोशिश कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, कलर देख लेते हैं बेटा, कलर जो है वो देख लेते हैं। कलर देखने का तरीका होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स देखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब जो लैम्डा एब्जॉर्ब हो गया है ना, उसके सामने वाला कलर आप निकाल लो। तो वो ऐसे चलता है। मैं तो इस तरह से बनाता हूं, चाहो तो आप चक्कर बना लो। मैं इस तरह से बनाता हूं कि जो ये वी आई है, वी आई और फिर स्पेस दे दो, क्योंकि इनको दोनों को एक यूनिट माना जाता है। इन दोनों को क्या माना जाता है? एक यूनिट माना जाता है। विबग्योर, क्या होता है ये? विबग्योर। अब विबग्योर का मतलब क्या है बेटा? इधर से इधर जा रहे हो तो लैम्डा तो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब वो बढ़ रही, सॉरी वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। ये ज्यादा वेवलेंथ का कलर है, ये कम वेवलेंथ का कलर है। अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो फिर एनर्जी क्या हो रही होगी बेटा? घट रही होगी, है ना, एनर्जी जो है वो घट रही होगी। अब बात यह है जुगाड़, याद रखने का तरीका बेटा। जुगाड़ क्या है? याद रखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हाई एनर्जी का कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब हाई एनर्जी का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाई एनर्जी का मतलब क्या हो गया? और लो, है ना, या फिर यूं कहें कम लैम्डा, एक ही बात है ना। हाई एनर्जी का मतलब कम लैम्डा, ये जुगाड़ है। अब इसको आप, कुछ लोग शायद ऐसे भी बनाते होंगे, है ना, इस तरह से भी बनाते होंगे, ऐसे वाला, ऐसे भी बनाते होंगे। ठीक है, इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, फिर क्या लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। हो गया क्या? ये नहीं हुआ तो ये हो गया वी आई बी जी वाई ओ आर। कम पड़ गया भाई, अपने दो कम पड़ गए, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। रुक जाओ, समझ गया मैं कि गोले में, इसीलिए मैं ये गोला नहीं बनाता, मेरे को ये समझ नहीं आता, मेरे को तो ये समझ आता है। और इसमें जुगाड़ क्या पता है? जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके दो छोड़ के रिफ्लेक्ट करवा लो। क्या बोला? दो छोड़ के रिफ्लेक्ट करा लो। और अगर आप ये वाला बनाना चाहते हो तो ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। यहाँ पे बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से,
और ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब देखो बना लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी ब जी ना, ये VIBGYO और R, ये बन गया भाई विबग्योर। ठीक है भाई, ये क्या है, विबग्योर। अब आप क्या करते हो, है ना, आप क्या करते हो बताओ, कि आप बोलते हो कि VI है तो कलर कैसा आएगा, अगर VI एब्जॉर्ब करेगा तो कलर रिफ्लेक्ट कैसा होगा, येलो होगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज रिफ्लेक्ट होगा। और मैं क्या बोलता हूं बताएं, अपनी और आपकी और मेरी बात सेम है बेटा, लेकिन मैं तो क्या है, इस चक्कर में पड़ जाता हूं, मेरे तो समझ नहीं आती। तो मैं तो ये करता हूं कि VI अगर एब्जॉर्ब करेगा तो 2 छोड़ के रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें से कोई सा भी उठा लो, 2 छोड़ के करेगा। एक ध्यान रखना, इसको पूरी एक यूनिट मानना है बस। अब जैसे आपने रेड एब्जॉर्ब करवाया, तो 2 छोड़ो, 2 छोड़ने का मतलब इसको पूरा एक मान रहे हो, तो एक ये पूरा छूटेगा, एक ये छूटेगा, तो रेड वाला ग्रीन दिखाएगा। तो देखो क्या रेड वाला ग्रीन दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। तो मतलब ये सही बात है कि यहां से इधर 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 और ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो आप चाहो तो आप जैसा चाहो, आप ये इस गोले से करना चाहो बेटा तो इस चक्कर से कर लेना। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो भी सुन लो कि जो भी एब्जॉर्ब करता है उससे 2 छोड़ के आगे वाला रिफ्लेक्ट करवा लो। ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा 2 छोड़ के, ये देखो ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज रिफ्लेक्ट करेगा, 2 छोड़ के बता दो बेटा। तो वो 2 छोड़ने वाला मेरे तो क्या है कि चढ़ा हुआ है दिमाग पे या मेरी जबान पे चढ़ा हुआ है, तो मैं तो वैसे ही बताता हूं, ठीक है। लेकिन आप चक्कर से करना चाहते हो, आप चक्कर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं चक्कर में पड़ जाता था बेसिकली, इसलिए मैं नहीं करवाता हूं। चलो खैर, NCERT में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि Ni, ठीक है, Ni का अगर मैं बोलूं H2O6, Ni का अगर मैं बोल दूं, इसमें H2O6 वाला ले लिया हमने, En ऐसा ले लिया, Ni En3, और यहां ले लिया क्या +2, उसके बाद ले लिया हमने Ni En, फिर यहां पे ले लिया 2 और यहां पे ले लिया H2O, ठीक है। कितने हो गए 4, और ये कितने हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे 2, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, H2O 2, ये लो H2O 2 हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं किसकी, Ni को हमने H2O6 ही ले लिया, पूरा का पूरा H2O क्या ले लिया, 6 ही ले लिया, तो यहाँ बाहर आएगा +3, इस पे भी बाहर तो +2 नहीं, हाँ +2 आएगा, इस पे भी +2 आएगा और इस पे भी +2 आएगा। ये कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो निकल के कॉम्प्लेक्स बना दिए, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से +2 वाले कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को बनाया, तो इसके कलर जो हैं वो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे वो विबग्योर से समझेंगे। हाँ जी, कैसे समझेंगे, क्योंकि हमको क्या होता है एग्जाम में, मान लीजिए रिफ्लेक्टेड कलर दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कलर जो इनके होते हैं वो क्या होते हैं, इसका कलर दिया हुआ है, मान लीजिए क्या हमको मैच करवाना है, तो हमको मान लीजिए यहाँ पे कलर दिया हुआ है ग्रीन, और पता करना है किसका सही है, और इसको दिया हुआ है वायलेट, और इसको दिया हुआ है क्या, ब्लू, ठीक है। अब हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है ये चीज, हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हम, ये हमारा सवाल है बेसिकली, ठीक है। हम क्या करेंगे इस सवाल को सोल्व करने के लिए, हम फाइंड करेंगे एब्जॉर्ब्ड कलर, क्योंकि वही हमारे हाथ में एब्जॉर्ब्ड कलर। और कैसे कलर एब्जॉर्ब करेंगे वो देखिए, जो हमको इस वक्त हम मैच मैट्रिक्स नहीं कर रहे हैं, समझना बेटा ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, मैं बता रहा हूं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं वो सुनिए। हमको ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा सवाल है मेन एग्जाम में, कि जो ये ए वाला कॉम्प्लेक्स है और ये जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है और ये जो सी वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनमें हमको ये कलर दे दिए सेट और बोला करेक्ट मैच करो। अब करेक्ट मैच तो तब करेंगे जब हमको पहले एब्जॉर्ब्ड कलर का पता चलेगा। जब हमको एब्जॉर्ब्ड कलर का पता चलेगा तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला तो यही है, तो जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहां क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाई एनर्जी वाला कलर एब्जॉर्ब करता है, तो मतलब इधर वाला एब्जॉर्ब करेगा, और इधर वाला एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब है हमको क्या देखना पड़ेगा, जैसे ये ग्रीन दिया है, क्या दिया है, ये ग्रीन है, तो ग्रीन दिया है, तो अपन इसका एब्जॉर्ब, ग्रीन कब आएगा, जब सामने कौन होगा, जरा सोचो, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन होता है क्या, ग्रीन और रेड का, है ना,
ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब कोई रेड अगर एब्जॉर्ब करेगा तब ग्रीन दिखाएगा। तो हमने क्या किया, जो कलर दिए हुए हैं, सुनना मेरी बात को, जो कलर दिए हुए हैं उनके क्या निकाल दिए बेटा, एब्जॉर्ब्ड कलर निकाल दिए। वॉयलेट दिया हुआ है, वॉयलेट के साथ क्या आ जाएगा बेटा, वॉयलेट के साथ क्या आ जाएगा जरा सोचो, क्या येलो आ जाएगा, ठीक है। और ब्लू के साथ क्या आ जाएगा जरा सोचो, ब्लू के साथ क्या आ जाएगा, ब्लू के साथ दो छोड़ के क्या आ जाएगा बेटा, ऑरेंज। दो छोड़ के क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। चाहे इधर जाओ चाहे क्या आ जाएगा, ऑरेंज। यहां तक बात समझ आई भाई? हमने कुछ नहीं किया, जो भी कलर दिए हुए हैं इनके क्या निकाल दिए हमने, एब्जॉर्ब्ड कलर निकाल दिए। जिनके क्या निकाल दिए हमने, एब्जॉर्ब्ड कलर निकाल दिए। चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे हम, एब्जॉर्ब्ड कलर तो हमने निकाल दिए, लेकिन अब हम करें क्या, सर एब्जॉर्ब्ड कलर तो निकाल दिए, अब क्या करेंगे, तो जो ये रेड वाला है, जो ये रेड वाला है, क्या लगता है रेड वाला कौन सा होगा इसमें, एब्जॉर्ब्ड कलर सबसे ज्यादा, क्या ये रेड कलर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड वाला कलर है? सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम एनर्जी वाला। और अगर सबसे कम एनर्जी वाला है, सबसे कम एनर्जी वाला कलर है, तो इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, इसकी है। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो बताओ यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा, सी वाला कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा क्या, क्योंकि सबसे रेड जो है वो सबसे कम एनर्जी वाला है, और सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये सी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद आता है येलो और ऑरेंज। उसके बाद क्या आता है बेटा, येलो और ऑरेंज। बताओ ऑरेंज पहले आ रहा है, मतलब ऑरेंज बाद में आ रहा है, ऑरेंज की एनर्जी और कम है, और एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला हो गया। कौन सा हो गया, ये वाला, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब इन तीन का सेट देखो आप बेटा, इन तीन का सेट देखोगे तो येलो, ऑरेंज और रेड, येलो की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हो तो एनर्जी घट रही है, तो येलो की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमको पता है कौन से कॉम्प्लेक्स की होगी, ए की। तो फिर ये अपने आप कौन सा बच गया बेटा, बी बच गया। अब आपको क्या करना है वो आप देख लो। अब आपको क्या करना है, करेक्ट मैच कर लेना है। करेक्ट मैच करने का मतलब है कि हमने ये पता लगा दिया कि भैया जो ब्लू वाला, जो ये जो सी वाला है, ये सी वाला क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने क्या पता लगा लिया, सी वाला रेड एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब अब अगर हम मैट्रिक्स करना चाहें तो ये सी वाला कहां जाएगा, ये सी वाला क्या करेगा बेटा, रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या करेगा, ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली हम क्या बनाएंगे इसको, ऐसे वाला। मतलब कि अगर मैं इसको दे दूं, कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लूं, ठीक ना, कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लूं, तो देखो बेटा इसको ऐसे समझ लेना, ये क्या बनाएगा, ग्रीन वाला ऐसे बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ग्रीन वाला। येलो वाला येलो वाला क्या करता है, ए वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, ये। तो ए वाले के सामने, येलो के सामने क्या है, वायलेट होगा। येलो के सामने क्या होगा बेटा, वायलेट होगा। तो यहां पर आएगा ये वाला कलर। कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, ये वाला कलर यहां दिखाएगा, ये वाला दूसरा वाला। और तीसरा वाला कौन सा कलर दिखाएगा भाई, तीसरा वाला कलर हमको पता ही है, ये कलर दिखाएगा क्या, ब्लू कलर। ठीक है भाई, ये कलर हो गया। इस तरह से ये सवाल करते हैं। सवाल को अगर समझना है तो ये वीडियो चाहे एक बार और देखना पड़ जाए, यही वाला पोर्शन वाला बैक करके देख लेना। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है, मेन एग्जाम में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मेन एग्जाम में हमको मेन कलर दिए हुए आते हैं, हमारा सबसे पहला काम जो भी कलर दिया हुआ है उसका उल्टा कलर वहां लिख दो। तो हमको पता है ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड होता है, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो होता है, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज होता है। ये हमारी पहली स्टेप है। हमको कलर दिखे, हमने क्या कर दिया, उसके रिफ्लेक्टेड कलर लिख दिए। फिर हमने पता लगा दिया कि भाई, सॉरी, एब्जॉर्ब्ड कलर लिख दिए। हमने पता लगा दिया कि भैया रेड की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है ना, सबसे कम होती है, और इधर से इधर जाने पर एनर्जी जो है वो कम हो रही है। अब एनर्जी कम है, इसका मतलब वीक लिगेंड होगा। एनर्जी कम है मतलब वीक। यहां देखो स्ट्रॉन्ग और वीक का मिक्सचर है, यहां सारे स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे वीक होगा, सारे वीक हैं। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि भैया रेड जो है वो सी वाला एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर सी रेड एब्जॉर्ब करेगा तो क्योंकि ग्रीन तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, तो फिर हम सी वाले को ऐसे मैच करके दिखा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ गए आप कि मैं कैसे समझा रहा था? इस तरह से निकाला जाता है कलर। ये एनसीईआरटी में ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और उनके ये कलर हैं रिफ्लेक्टेड। हम रिफ्लेक्टेड जब भी हमको दिए होंगे हम उनके क्या निकाल देंगे, उनके एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देंगे, एब्जॉर्ब निकाल देंगे। मतलब इसके सामने वाला ये वाला। फिर हम ये जो एब्जॉर्ब्ड आए हैं इसको हम इनकी एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ज्यादा एनर्जी वाला है तो फिर, सॉरी, ज्यादा एनर्जी वाला है
तो फिर क्या होगा, जैसे सॉरी ये कम एनर्जी वाला है तो ये क्या होगा, कम एनर्जी वाला ही तो एब्जॉर्ब करेगा बेटा। सबसे कम एनर्जी वाला कौन होगा, लेफ्ट वाला सबसे कम एनर्जी वाला होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला सबसे कम एनर्जी वाला होगा, ये वाला। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये कलर वाले सवाल तो तुरंत हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं है अगर अच्छा सवाल आया तो। बाकी कलर वलर तो है जो वो पूछते हैं तो वो दिक्कत कर ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एनीवेज, हाँ क्या ये सवाल समझ आ गया भाई? चलो कलर की बात हो गई। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या आता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो अगर आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है तो फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका ज्यादा वो वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल कांस्टेंट हो जाएगा। जिसने यही बोल दिया, रिजल्ट ही जिसने दे दिया भैया एक के 80 नंबर हैं और एक के 50 नंबर है, बताओ किसके ज्यादा नंबर हैं, तो ये कैसा सवाल हुआ, 80 ज्यादा होता है बेटा। तो अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही दिया है और फिर पूछ रहा है बताओ कौन सा स्टेबल हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला सवाल है बेटा, उसमें उसने 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, एक में उसकी और पूछा है सबसे मैक्सिमम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा, बगल में उसने सबकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। कुछ नहीं करना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वो तो रिजल्ट है ना, वो तो रिजल्ट है बेसिकली कि भाई रिजल्ट पूछ के ही रिजल्ट पूछ रहा है, कह रहा किसका ज्यादा, अरे भाई जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। लेकिन बात यह है कि हम कंसेप्ट से अगर जाएं या हमारे पास कोई स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला सवाल नहीं हो और हमको फिर 2 कॉम्प्लेक्स को अगर कंपेयर करवाता है, वो हमको क्या करता है, 2 कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करवाता है, तो बेसिकली ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। चार्ज ऑन मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर आ गया बेटा K3FeCN6, क्या आ गया यहां पे, K3FeCN6, और दूसरा आ गया बेटा K4FeCN6, ये लो, ठीक है। पहला केस देखना, बताओ इसमें चार्ज मेटल पर कितना आ रहा है बेटा, मेटल पर चार्ज कितना आ रहा है, इसमें +3 आ रहा है, और इस पर मेटल पर चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। तो बताओ +3 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपका पहला केस हो गया, है ना, चार्ज ऑन मेटल। दूसरा वाला स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, दूसरा वाला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं NiCl4 2- और यहां पे लिख दिया मैंने NiCN4 2-। बताओ कौन से स्ट्रेंथ की लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा, लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, इसकी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ऐसा भी देख सकते हैं, बशर्ते कि चीजें सारी सेम होनी चाहिए। मेटल सेम है, मेटल का चार्ज सेम है, लेकिन फिर लिगेंड अलग है, तो फिर लिगेंड से आंसर जा रहा है। यहां पर क्या है, सब कुछ सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अलग है, तो ज्यादा प्लस वाले का ज्यादा स्टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो चार्ज ऑन मेटल ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, चार्ज ऑन मेटल ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, या यूं कहें ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चिलेशन, जैसे तीसरा वाला ले लिया मैंने, चिलेशन मैंने बना दिया कोबाल्ट En3 और यहां पे इसको बना दिया क्या, +3, और उसके बाद मैंने ले लिया मैंने कोबाल्ट, फिर मैंने बना दिया NH3 और यहां पे बना दिया इसको क्या, मैंने इसको बना दिया मैंने क्या 6, है ना, और यहां पर भी क्या ले लिया मैंने बेटा +3। अब बताओ क्या कोबाल्ट +3 में है, 3 में है, क्या सारे जो हैं वो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, बोले 6 है, ठीक है। लेकिन चिलेशन फैक्टर की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लेकिन चिलेशन फैक्टर की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। चिलेशन बोल दो, किलेशन बोल दो, बहुत सारी चीजें बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, किलेशन, और किलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग फॉर्मेशन। तो इससे स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा आती है, और ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बेटा। ये क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर। इस तरह से हम सवाल जो है वो इस तरह से हम सवाल हैं वो देख सकते हैं, किलेशन वाला सवाल जो है वो हम कर सकते हैं। चलो आओ इन 3 चीजों को ध्यान में रखता हुआ ये 2-3 सवाल जो है 4 सवाल है वो करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी इन फॉलोइंग। आयरन निकाल देते हैं बेटा, आयरन जो है वो इसमें निकल रहा है, एक तो इसको सही करो, ये हो जाएगा आपका K3, है ना, K3FeCN6 अभी बताया था बेटा। K3FeCN6 जो होता है वो क्या है, यहां पर भी आयरन, यहां पर भी कहां पड़ा हुआ है, +3 में, यहां पर भी कहां पड़ा हुआ है, +3 में। अब +3 में है तो चार्ज से तो आंसर जाएगा नहीं, लेकिन लिगेंड की स्ट्रेंथ H2O, लिगेंड की स्ट्रेंथ H2O और CN में किसकी ज्यादा है, CN की ज्यादा है, तो लिगेंड स्ट्रेंथ की वजह से हमने आंसर कर दिया, टिक। दूसरा दिमाग लगाओ, दूसरे वाला कोबाल्ट +2 में है और ऑक्सीजन है, कोबाल्ट +3 में है और ऑक्सीजन है, ये ज्यादा होगा, याद करो, कोबाल्ट +3 विथ
कोबाल्ट +3 जब होता है तो ऑक्सीजन बेस्ड जो डोनर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बेटा? स्ट्रोंग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? स्ट्रोंग हो जाते हैं। याद है? तो इसका मतलब है यहां +2 में है तो H2O वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहां +3 में है तो H2O क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए फिर यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये +3 है, ये +3 है, दूसरा दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? किलेशन। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? किलेशन हो रहा है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पीबी EDTA, पीबी भी +2 में है, कैल्शियम भी +2 में है, ये जो होता है ये हाई फाई होता है। इसका फाई क्या होता है बेटा? पीबी का फाई क्या होता है? ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऑन मेटल जो होगा वो ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यही रीजन है कि कैल्शियम EDTA के इंजेक्शन जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं लेड पॉइजनिंग में। उसका कारण है कि जब लेड पॉइजनिंग होगी तो अंदर जाकर कैल्शियम को छोड़कर लेड चिपक जाएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो मोर स्टेबल है, और अगर कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है तो उस केस में फिर हम क्या कर लेंगे? वो वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारी बॉडी से, लेड जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में बन के रिमूव हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी। तो बेटा एक्चुअली क्या है कि अब हमारे पास कुछ बच गया है, और जो बचा है वो क्या है? एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिसकी बॉन्डिंग हम सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो उस केस में हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। बस ये देखना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमको EAN निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना जो है वो आना चाहिए। बस ये दो छोटे छोटे टॉपिक बच चुके हैं। इसके अलावा जो वो यूसेज एंड एप्लीकेशंस हैं वो मैं आपको लिख के ले आऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, है ना। कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, जो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों को हम अलग से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो लोग हम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए पार्ट पर हम क्या करने वाले हैं? PYQs। इसलिए तैयार रहना, PYQs हम अगले वाले लेक्चर में करने वाले हैं। उसके बाद आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से मतलब क्या बोलते हैं, मजबूत हो जाएगा कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो चलिए थैंक यू वाली स्लाइड लगा लेते हैं भैया, उसके बाद ही थैंक यू बोल लेते हैं। ये लीजिए, चलिए। तो थैंक यू सो मच।